इस बात को लेकर के इकट्ठे हुए हैं कि किसानों ने हड़ताल की, 3 बिल वापस लाए। 3 बिलों को ये वापस टुकड़ों टुकड़ों में किस तरीके से वापस लगा रहे हैं, इस देश के अंदर चालू कर रहे हैं, उस बात के ऊपर है। और वो कर रहे हैं क्लस्टर फार्मिंग के मार्फत। पहले तो मैं न्यूज के तौर पे बता दूं कि क्लस्टर फार्मिंग का जो ढांचा है, पिछले 5 दिन पहले मंत्रिमंडल ने फैसले लिए। क्या लिए? कुल हिंदुस्तान में, हाँ मान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? 12 बजे का आपका टाइम है, आ गया आपका सेशन, 12 बजे से शुरू हो जाएगा। आप कोई काम है तो कर लीजिए। कुल भारत में 12 क्लस्टर बनाए गए हैं और एक क्लस्टर करीब 1000 हेक्टर का है। यानी हमारी जो खेती है, अब क्लस्टर बेस्ड खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये बात उस बिलों में लिखी हुई थी, हम ऐसे कंपनियों को देंगे करेंगे। तो 12 जो क्लस्टर है उसमें से 5 क्लस्टर का भी इन्होंने ठेका किया है। कुल 55 है। 55 में से 12 इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के लिए कि भाई 12 को एक बार हम पूरे भारत में टेस्ट करते हैं। 12 में से 5 के टेंडर कर दिए। तो 5 का मैंने जब टेंडर हुए, कौन कौन व्यक्ति हुआ, किसने लिया, क्या करेगा, वो कैसे होगा, इसकी जानकारी के पीछे 5 जो है क्लस्टर है, इनको ये चालू कर रहे हैं। 5 क्लस्टर के लिए इन्होंने 750 करोड़ रुपए का तो फंड रखा है। कुल तो 2200 करोड़ है, लेकिन अभी जो है उसका 750 करोड़ हो गया। 100 करोड़ की इसमें सब्सिडी हो गई। और ये लोग 50,000 हेक्टर को जमीन को एक्वायर लेंगे और 5 लोग इसमें, 5 फर्में हैं जो काम करेगी और 4 साल के लिए करेगी। कुल 55 है, अभी 5 लिए हैं, 7 फसलें लेगी। इसी तरह से आगे 55 में कैसे होगा, 12 के बाद में वो आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन फिलहाल 5 का हम, जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसको ही मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। 5 क्या क्या है कि एक केला, अंगूर, हल्दी, सेब और आम। ये हॉर्टिकल्चर का ढांचा है और इसको ये 1000 हेक्टर इनको दे करके 750 करोड़ रुपए दे करके और 100 का इनको सब्सिडी दे करके और ठेका दे दिया। ठेका किसको दिया है? एक दिया है सह्याद्री फार्म्स है, विलास विष्णु शिंदे इसके मालिक हैं, गूगल से मैंने पता किया। ये जो शिंदे हैं ये अंगूर का काम करेंगे नासिक में। नासिक के पास इनको 205 करोड़ रुपए दे दिए और इनका क्लस्टर बना करके इनको दे दिया। दूसरा मेघालय के अंदर हल्दी है। मेघालय के अंदर एक जेंटिया हिल करके है, वो प्रसिद्ध हल्दी है, तो वो मेघालय की दी है। मेघालय बेसिन के अंदर इनको 52 करोड़ रुपए दे दिए और ये मेघालय बेसिन मैनेजमेंट एजेंसी नाम से कोई फर्म है, उसको ठेका दे दिया। एक इन्होंने प्रसाद सीड के नाम से है, जो प्रसाद सीड वाला हैदराबाद का है और ये यहाँ पे एक तो मूंगफली का काम करता है, गुजरात को मूंगफली जूनागढ़ में देता है, और एक प्रसाद वाला जो है महबूब नगर के अंदर आम का बहुत बड़ा इसका तामझाम रहेगा। इसको ये आम के मामले में आगे किया गया है। जो है बाद में एक जस्सूबाई देसाई है, कोई गुजरात की फर्म है, देसाई एग्री फूड के नाम से 103 करोड़ रुपए इनको अलॉट किए गए हैं। ये केले का काम करेंगे। तो केला आंध्र प्रदेश में अनंतपुरा है, उसके पास है, वहां पे ये अपना तामझाम रखेंगे। जम्मू कश्मीर में एक FIL इंडस्ट्री करके है जो 1989 में शुरू हुई थी, तो वो सोपिया है, वहां पे ये सेव का काम करेंगे। इस तरीके से ये क्लस्टर बनाए गए हैं और क्लस्टर के बिड लेकर के और टेंडर टाइप किए गए हैं भारत सरकार ने। और 50,000 हेक्टर में फिलहाल ये लोग जो काम करेंगे, 750 करोड़ का इनको बजट अलॉट हुआ है, 100 करोड़ की सब्सिडी दे दी गई है, 4 साल के लिए दे दिया गया है और 5 फसलें इनको दे दी गई है।
अब जब भारत सरकार के मैंने संसद टीवी को सुना कि भाई ये क्यों है कैसे है, उसके फायदे नफे जो है वो मैं आपके बीच में शेयर कर दूं कि ये क्यों बनाया गया क्लस्टर। तो भारत सरकार ये कह रही है कि पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जिसमें से 40% वेस्ट चला जाता है, यानी मार्केट में नहीं पहुंचता है। 5% लोकल मार्केट में जाता है, फिर भी 35% इसका खराब हो जाता है ये मामला। तो जिसमें फार्मर को 35% करीब लॉस हो जाता है, उस लॉस को यदि हम रोकेंगे तो उसको फार्मर को 50% का फायदा हो जाएगा। मिडिल मैन को 50% मिलते थे, उसमें से भी फार्मर को कुछ जाएंगे। लॉजिस्टिक की कॉस्ट हमारी कंपनियों के कारण से बच जाएगी। ये एक इन्होंने कि ये क्यों किया गया कि जो पेरिशेबल है इसके लिए खत्म हो रहा है। अब मुद्दा ये था कि भाई कोल्ड स्टोरेज बनाएं, वो कुछ करें, तो इन्होंने कहा कि नहीं, वैल्यू चेन रखें, सप्लाई चेन मेंटेन रहे, जिससे लोगों के पास हाथों हाथ पैसा आए। वो हमें एक्सपोर्ट के लिए चाहिए कि जैसे केला आपको एक जगह स्टोर करना है फिर आगे कहीं भेजना है, तो वो आप अलग दुकान है। लेकिन फिलहाल ये ढांचा जो है वो क्लस्टर बना करके और 5% लोकल मार्केट में दे करके और हाथों हाथ दूसरे जगह भेजने के लिए ये फर्में जो है बहुत एक्सपर्ट फर्में है, बहुत बड़ी बड़ी फर्में है। इनके मैंने गूगल में डेटा पढ़े थे, आप भी इनके 5 फर्म है, इनके डेटा पढ़ना। इनके तार भी ज्यादा गुजरात से जुड़े हुए हैं वैसे। बाद में इन्होंने कहा एक बहुत बड़ी बात अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। एक भारत सरकार के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि ये जो ढांचा हम क्यों खड़ा कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम इंडिविजुअल काश्तकार को कुछ नहीं दे सकते। हम यदि किसी को देना चाहते हैं तो ये हमें एक क्लस्टर फॉर्म में जमीन को लेकर के इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ेगी। मुद्दा इंस्टीट्यूशन का है। अब ये इंस्टीट्यूशन कौन सी होगी? एफपीओ होगी, एफपीसी होगी, पैक्स होगी, कंपनी होगी। अब हम लोग इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि आप इंस्टीट्यूशन तो बना रहे हो, लेकिन इधर आपने बहुत बड़ी फर्म को केले का दे दिया, अंगूर का दे दिया, इस तरह से दे दिया, तो ये छोटे एफपीओ, ये एफपीसी, ये जो पैक्स है, गांव लेवल की प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो सहकारिता के मार्फत है, ये लोग इनको किस तरीके से माल पहुंचाएंगे? खेत के माल को इस कंपनी तक पहुंचाने के लिए किसान रेल के मार्फत, वो उड़ान की जो हवाई जहाज यात्रा वो मार्फत, नदियों के अंदर छोटे छोटे इन्होंने एक रूट बनाए हैं, छोटी बोट लेकर के, जैसे केला अंगूर डाला और यहां से लेकर के वहां तक समुद्र तक ले गए करके। इसके अंदर ये एफपीओ एफपीसी ये करेंगे। पहले ये इसी बात को उन्हीं बिलों में था, ये जो 3 बिल बनाए थे उनमें यही था, ये सेम था। तो उसी को वापिस ये एफपीओ वगैरह को जागृत करने के लिए इन्होंने फिर इन्होंने कहा कि ये लोग जो है इनको हम स्किल भी करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, मार्केटिंग का फंडा भी देंगे, प्रोसेसिंग का भी देंगे, ब्रांडिंग भी देंगे। तो प्रोसेसिंग में मैं ये सोच रहा था इसी में गूगल करते करते कि भाई प्रोसेसिंग की यूनिट छोटी छोटी एमएसएमई की तो आपने खत्म कर दी। पूरा माल इधर से ढो करके एक जगह ले जा करके वो प्रोसेसिंग का काम जो है बड़े लेवल पे होगा इन बड़ी बड़ी फर्मों के अंदर। जैसे हल्दी आएगी उसका पाउडर बनेगा, तो उसका एक तो ये हो कि उस क्लस्टर में खेत में लग जाए, खेत वाइज लग जाए और उसमें काम करे। वैसा उन्होंने इस तरीके से कोई ढांचा, एमएसएमई का ढांचा नहीं है, उसी को 750 करोड़ दे दिए, 100 करोड़ की सब्सिडी दे दी। ये एफपीओ वगैरह का कुछ अलग लाइन है, नाबार्ड वगैरह इनमें जाने के लिए जैसे आम। फिर इन्होंने ये बात ये कही कि जैसे टेलीफोन कंपनी है, तो ये कह रहे हैं कि भाई टेलीफोन कंपनी में ऐसे तो एक एक को कैसे होता, टेलीफोन का एक टावर लगा उसके अंदर ये हुआ, इस तरीके का हमने एक क्लस्टर बना और उस तरीके से हमने इस बात को फैला दिया, टेलीफोन की कंपनी की तरह ये काम करेगा। फिर इन्होंने एक उदाहरण, मोरबी का गुजरात की टाइल है, उसने 60 यूनिट को क्लस्टर किया, उनके हुआ तो बार्गेनिंग और मार्केटिंग के अंदर इनको बड़ा हुआ। ये लोग इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ेंगे और टेक्नोलॉजी भी आपको देंगे। अब इनके बात ये आई थी, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग थे जो टीवी पे जो प्रोग्राम आ रहा था उससे मैंने जो डेटा लिया, उन्होंने कहा चैलेंज हमारा ये है कि हम फार्मर को कंज्यूमर से जोड़ें। अब फार्मर को कंज्यूमर में जोड़ने के डिस्टेंस जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कंज्यूमर दूर बैठा है, फार्मर खेत में बैठा है, तो उसके अंदर हम सप्लाई चेन को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, ये इस फर्में इसमें काम आएगी। ये साधन संपन्न है और इंडिविजुअल काश्तकार इसमें कुछ कर नहीं पाएगा,
इसलिए इन बड़ी फर्मों को ऑलरेडी धंधा कर रहे हैं ये लोग, इनको ये बिड वगैरह में इनमें जो है ऑलरेडी ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये इन किसानों को एफपीओ वगैरह से कह देंगे कि यहाँ तक तू दे दे, फिर हम लोग जो है इसको आगे कर देंगे, डिस्टेंस के अंदर इनका काम हो जाएगा, सप्लाई चेन मेंटेन रहेगी। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई तो प्री है, यानी खेती होने के पहले जो है इनपुट कॉस्ट भी ये लोग घटा पाएंगे, आप लोग इंडिविजुअल करोगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। नॉलेज वाली बात है वो भी आपके पास कम है। तो नॉलेज के अंदर एक जो पैनलिस्ट था राजा, उसने एक बात उठाई, वो मेरे भी दिल में थी कि आप लोग जो नॉलेज की बात कर रहे हो तो फार्मर के पास में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो इन फर्मों के पास में नहीं है, इनके ट्रेडिशनल नॉलेज से ये कमा खा रहे हैं और इसी बात पे ये लोग है जो जिंदा है। लेकिन अब ये मानते हैं कि भाई इनपुट कॉस्ट कम कर देंगे, इनको नॉलेज दे देंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सेटअप खड़ा कर देंगे, इंडिविजुअल काश्तकार करने, ये नफे बताते हैं जो ये क्लस्टर के नफे हैं। जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात आई तो कुछ साथी मेरे जुड़े नहीं, वो घनश्याम जी जुड़े हुए हैं, सुखदेव जी को मैंने कहा था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर, दुनिया के अंदर हम जो कर रहे हैं ना, एक तरफ हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, एक तरफ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, एक तरफ हम जीरो बजट खेती की बात करते हैं, एक तरफ हम इंडस्ट्री या केमिकल खेती की बात करते हैं, एक तरफ पाकिस्तान का जो पिकनिक मेथड है वो भी बात करते हैं। ये 5-4 तरह से इंडिया में चलता है। इसके बीच में गैप नाम से जो है वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नाम से वर्ल्ड में एक फंडा आया है। तो सुबह मैं एक प्रोफेसर से बात कर रहा था, डॉक्टर अनिल से मेरी बात हुई थी, वो लोग उतार नहीं पाते हैं, तो उनको मैंने कहा भाई ये क्या लाभ मानते हो आप लोग, क्या सोचते हो यूनिवर्सिटी के लोग, आपका तो साइड बाई हो जाओगे, आपका तो ये कोई नेचुरल फार्मिंग पे काम कर रहा है। मैंने कहा जीरो बजट पे बलजीत जी काम कर रहे हैं, कई लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को यदि हम देखें तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का फंडा क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि ये कुछ नहीं है, ये एक सर्कुलर है, यानी अच्छी खेती कैसे हो जाए। मैंने कहा सर्कुलर है तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा माल कैसे सेट होगा, कि ये हो जाता है। इन देशों ने इस तरह से बायोलैटरल समझौते कर लिए कि यदि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से पैदा किया हुआ कोई प्रोडक्ट है आपका तो हम ले लेंगे आपका, तो वो इन्होंने अपना ले लिया। अब गुड एग्रीकल्चर का एक बार अपनी मीटिंग में भी ये डिस्कशन हुआ था, मनीष भारती जी जो है वो आए थे, वो कह रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पे गुड एग्रीकल्चर पे, अब गुड एग्रीकल्चर पे ये माना गया है कि आप ट्रायल एंड एरर पे काफी डालते रहो, यूरिया भी डालते रहो, कभी पेस्टिसाइड भी डाल, इंसेक्टिसाइड कुछ डालते रहो और उसके थोड़े थोड़े ट्रायल एंड एरर में ऐसे कुछ करते रहो कि वो शरीर को भी नुकसान नहीं दे, फसल भी बढ़ जाए। इसके बीच का रास्ता है ये ऑर्गेनिक का। एक तरफ ऑर्गेनिक के लोग झंडा लेके खड़े हैं कि नहीं शुद्ध होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब इन सारी बातों को यदि हम देखें तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का माल पैदा करके ये 5 फर्म जो हैं हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में 50,000 हेक्टर की खेती करके केला, आम और अंगूर और हल्दी और ये मार्केट में ये लाएंगे और इंटरनेशनल मार्केट को भी देंगे, सेव जो है वहां से। अब ये सवाल ये उठा था कि आखिर ये योजना है क्यों, फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए है या नंबर ऑफ फार्मर्स को मोबिलाइज करने के। छोटे छोटे टुकड़ों में लोग बैठे हैं, उनसे कुछ वो टेक्निकली साउंड नहीं है, नॉलेज कम है, उनको एक जगह करके इनपुट दे करके और कुछ खेती का धंधा दे करके एक्सपोर्ट हो जाए तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी, ऐसा माना गया है, ताकि उनको प्रोसेसिंग के अंदर फायदा मिल जाएगा। उनका तो माल 40% पड़े पड़े खराब हो रहा है। इस बात को लेकर के और ये आया है आपका क्लस्टर फार्मिंग का फंडा, और ऐसे 55 बनेंगे। अब क्लस्टर फार्मिंग के अंदर ये मान रहे हैं कि भाई आप जो है इंस्टीट्यूट के फॉर्म में काम कर लो। हम लोग जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं वो अब इस बात पे आए हैं कि हम लोगों को या काश्तकारों को या फार्मर को ये कहें कि आप इंस्टीट्यूट बनिए। इंडिविजुअल फार्मर जो अपने आप को खेत लेके बैठा है, आज की इस दुनिया में या आज के इस एरा में वो अपने आप से ओल्ड मैन आउट की तरह आउट है। कोई आदमी सोचता है कि मैं अपने ही लेवल पे अपना ही कुछ करके और वैसे कर दूं, तो वो उसका मार्केटिंग में, प्रोसेसिंग में,
ब्रांडिंग में उसका ब्रांड नहीं होगा, खुद का ब्रांड हो नहीं सकता, वो प्रोसेसिंग मान लो छोटी मोटी वो कर भी लेगा तो इन कंपटीशन में टिकेगा नहीं, मार्केटिंग के अंदर भी बहुत बड़े कहाँ हैं। ये एक सवाल हमारे सामने है कि हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। अब ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो शंका यह है कि ऑर्गेनाइजेशन का जैसे पिछले हमने सहकारिता वाले में भी किया था कि ऑर्गेनाइजेशन एक डेमोक्रेटिक सेटअप तो है, लेकिन इस डेमोक्रेसी में जो गड़बड़ जाला है चुनावों में कब्जाने का, लोगों को अपने किसी का हाथ में मुट्ठी में ले लेना, जैसे अमूल डेयरी 17 बीजेपी के हाथ में चली गई, 19 में से 17 यूनिट उनके पास हो गई। किसी तरह से यहाँ एक महाराष्ट्र में है वहां पे हुआ, और अभी अभी जो कर्नाटका में ये लड़ाई अमूल की चल रही है, आपने देखा होगा अमूल वर्सेज वो लोकल ब्रांड जो उनका है उसके चलना शुरू हो गया। ये जो गड़बड़ जाला है इसमें किसान का क्या है? कहीं किसान तो कृष नहीं हो जाएगा? कहीं किसान अपने माल को लेकर के इनकी लड़ाई में तो नहीं फंस जाएगा? नहीं फंसे तो आप इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में आप रहोगे ही नहीं इंडिविजुअल। लोकल मार्केट जो है वो भी एफिलेटेड हो जाएगा। जैसे नमक है, नमक का लोकल मार्केट खत्म हो गया, नमक आपस में वो थैली में पैक हुआ। दूध का लोकल मार्केट खत्म हो गया, तेल का लोकल मार्केट लगभग खत्म है क्यों पाम ऑयल मिलना शुरू हो गया। कुल मिला के एग्रीकल्चर के जितने प्रोड्यूस हैं, जो सिस्टम है, अब ये हॉर्टिकल्चर का जो है 5 का ये क्लस्टर फार्मिंग के नाम पर इनके पास गया है। 12 क्लस्टर का ऊपर ये ट्रायल करेंगे, अभी 5 का इन्होंने ठेका किया है, और कुल 55 क्लस्टर होंगे हॉर्टिकल्चर में। तो नहीं, हॉर्टिकल्चर के 55 होंगे ये मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन 55 क्लस्टर होंगे। 12 क्लस्टर ये हॉर्टिकल्चर के होंगे। हो सकता हो कि दूसरे क्लस्टर वो दूसरे चीजों के भी हो सकते हैं, ये अभी इन्होंने खोला नहीं है कि भाई क्या कौन से होंगे क्या होंगे। तो मोटा मोटा मैंने ये बात कही। अब इसमें हमारे मान साहब भी जुड़े हुए थे। एक हमारा सेकंड सेशन ये था कि हम दुनिया के लोग जिस तरीके से उधारी लेकर के जिस तरीके से जो चल रहा है, सीतारमन जी अभी बाहर गई और वो गया, तो वो हमारा सेकंड सेशन। अभी हम हॉर्टिकल्चर में भीम सिंह जी दैया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी एक्सपर्ट लोग जुड़े हैं, फूल कुमार जी भी फ्रांस से जुड़े हैं। तो मैं अब आपके बीच में ये सवाल छोड़ते हुए कि 5 फर्में आई, मैंने आपको बता दिया, केला, आम, हल्दी और अंगूर और सेब, ये जो मार्केट है इसकी क्लस्टर बन चुके हैं। 750 करोड़ का इनका लोनिंग हो चुका है, 100 करोड़ की सब्सिडी हो गई है, 2200 करोड़ का बजट एलोट है। 4 साल के लिए इनको ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे दिया गया है। 7 फसलें इसमें 12 में आएगी, वो अभी 2 फसलों का अभी इन्होंने खोला नहीं है कि वो कौन सी फसलें होगी। और मोटा मोटा ये क्लस्टर बना करके ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट में माल खराब हो रहा है। सेकंड एरा हमारा है जो है कोल्ड स्टोरेज होना, उसको कई दिन तक रोकना, फिर उसको बाहर भेजना करना। फिलहाल ये हम इंटरनल मार्केट प्लस हम बाहर भी भेजें इस मामले के अंदर। तो अब मैं घनश्याम जी, आपका एनएससीपीएम का ग्रुप क्या सोचता है? आप ज्यादातर इस बात को कहते हैं, ये एक तरह का कोऑपरेटिव कंसेप्ट भी नहीं है, जिस कंसेप्ट को आप लोग कहते हो कोऑपरेटिव खेती हो जो लोग करें, और इनडायरेक्टली ये फर्म का ठेका है। कि मैं इसमें समझ नहीं पा रहा हूं, मैं यूं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप एक कंपनी है बहुत बड़ी, जो मैंने नाम पढ़े आपको, सह्याद्री फार्म है, महाराष्ट्र में काम करेगी, जो आपको जो है अंगूर के अंदर काम करेगी। मेघालय बेसिन है, हल्दी में काम करेगा। प्रसाद सीड वाला मूंगफली और हैदराबाद में है ये, और आम का महबूब नगर तेलंगाना प्रसाद बीज वाला काम करेगा। जेंटिया हिल के ऊपर ये हल्दी वाले काम करेंगे। सोंपिया जो है J&K का, उसके अंदर FIL इंडस्ट्री के नाम से एक इंडस्ट्री है, वो काम करेगी। यानी ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, इनका मैंने गूगल खंगाला तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब इन बड़ी कंपनियों को इंस्टीट्यूशन FPO FEC से लिंक करना, माल उनके पास जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी गवर्नमेंट ने काफी बना रखा है, उसके मार्फत जाना। इन सारे के अंदर न तो ये कोऑपरेटिव मॉडल आ रहा है, न कंपनी का मॉडल आ रहा है, न एक दूसरे का हो रहा है। एक कंपनी के अंदर में पूरा माल आ जाना दूध की तरह, और इस तरीके का ये सेटअप जो है क्लस्टर का है। तो क्लस्टर फार्मिंग के बना ये कह रहे हैं कि भाई ये हो नहीं सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूशन फॉर पे हम काम करना चाहेंगे। तो घनश्याम जी, आप अपने 5 मिनट में अपनी बात को रखें, फिर धीरे धीरे मैं और भी लेता हूँ। सुवालाल जी मेघालय में है,
तो वो भी जुड़े हैं हमारे साथ में। तो सभी 5-5 मिनट में अपनी इस बात को रखो कि ये एरा क्या है, ताकि हम सेकंड सेशन को भी ले सकें। घनश्याम जी। हाँ, नमस्कार जी सभी को। देखो, हम तो पिछले 10 साल से ये कह रहे हैं कि भाई कंपनी जनरल जो डायरेक्शन है वर्ल्ड की भी और भारत सरकार की भी, कि एग्रीकल्चर का क्षेत्र पूरा कंपनियों के हवाले करना है, ये उनकी जनरल दिशा है। और किसान अगर इसका मुकाबला करना चाहते हैं तो किसान ये जो अपने छोटे छोटे खेत है उनका कोऑपरेटिव फार्म बनाए और वो अपना प्रोडक्ट को मार्केट से जोड़े, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, घरेलू और वो। तो अब चक्कर किसानों का ये है कि किसान खुद ही लाभ का दिशा लिए हुए हैं, इसलिए वो कंपनियों के और पार्टियों के मेंटलिटी के दायरे में ही वर्क कर रहे हैं, किसान संगठन जितने भी है। अभी हम थोड़ा जरूर सफल हुए, प्राकृतिक खेती करो और इसको लाइफ लाइन मानो और अर्थव्यवस्था में इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे। एक्चुअल में अर्थव्यवस्था में जो प्रायोरिटी है वो इंडस्ट्री की है। एग्रीकल्चर में हम ये नहीं कहते कि साइंस टेक्नोलॉजी और ये कृषि एक्सपर्ट है, कृषि वैज्ञानिक वगैरह जो भी है और किसानों का परंपरागत ज्ञान है, उनके साथ इन एक्सपर्टों का ज्ञान जोड़े। और उसके लिए हम ये कह भी रहे हैं कि ये काम किसान अकेले नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं कि 50% बजट भारत सरकार हो चाहे प्रांतीय सरकारें हो, वो इसमें लगाया जाए। तो ये बात तब पॉसिबल है कि किसान बड़े पैमाने पर अपने आप में कुछ मॉडल बना के भी और कुछ अभियान के जरिए सरकार पर दबाव डाल सके कि भाई इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर लो। ये लाभ हानि का मसला नहीं है एग्रीकल्चर। ये जो मेंटलिटी लोगों में भी लोग भी सपोर्ट करे, जो उपभोक्ता है, लाभ के लिए कोई प्रोडक्शन जो करोगे वो हर जगह लाभ का सिस्टम नहीं चलेगा। तो इनकी दिशा तो यही है। अब देखो, आप ही कह रहे 750 करोड़ बजट इन्होंने गवर्नमेंट ने दिया है। अब इनको विश्वास कंपनियों पर ही है जो पहले से 750 में 100 की सब्सिडी दे दी, किसान को नहीं दे पा रहे हैं। ये किसान को ये कह रहे हैं भाई किसान आप अपने बड़े कंफ्यूज है। अपने कंफ्यूज क्यों है कि एक तो कंपनी है, 5 कंपनियां मैंने नाम बोली, कंपनियां भी हैं, इसके मैंने डेटा भी बोले। 101 3 करोड़ दिया, एक को 205 करोड़ दिया, एक को 2 करोड़ दिया। इस तरह से इन्होंने 750 करोड़ का बाइफरकेशन करके सब्सिडी दे दी। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम आपको इंडिविजुअली आप ऐसा करिए, एफपीओ बनाइए, एफपीसी बनिए, या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन खड़ी करिए। इंस्टीट्यूशन को उस कंपनी से जोड़ दीजिए जिसको हमने सब्सिडी दी है या जो भी हमने दिया, क्योंकि वो इसलिए दीजिए कि वो स्किल जानते हैं, एग्रीगेटिंग करने का उनका फंडा है, मार्केटिंग का उनका मॉडल है, प्रोसेसिंग यूनिट बड़ी लगाएंगे, ब्रांडिंग उनका होगा तो बिकेगा। अब ये सारी बातों को हम एकदम से डिनाई नहीं कर सकते, एकदम ये नहीं कर सकते कि ये कंपनियां गलत है, एकदम ये भी नहीं कर सकते कि यार इस आदमी का माल एफपीओ के मार्फत जाएगा तो इस खेत में खड़े किसान का माल कैसे मिलेगा, इसको कितनी शेयर मिलेगी, किस पैक के मार्फत मिलेगी। ये बहुत गड़बड़ डाला। अपने गवर्नमेंट तो साइड में हो गई इसको ठेका दे करके, एक 10,000 हेक्टर का एक प्लॉट दे दिया, 50,000 हेक्टर में 5 फर्मे को अलॉट कर दिया, बिड हो गई और दे दिया। अब आगे का 2200 करोड़ का और है और 55 क्लस्टर है, वो आएगा। अब कौन सी खेती आएगी, क्या आएगी, लेकिन ये दिशा ये गई है। अब दिशा में हम लोग जो एक्टिविस्ट काम करने वाले लोग हैं, अब ये कंफ्यूजन ये है, एक तो आप इनको भी छोटे छोटे एपीओ बना करके करो, और तो हम क्या करें कि बनाओ, आपको नफा बांट देंगे। नफा तो कंपनी खा रही है, वहां पे वो जो 5 कंपनियां बड़ी बड़ी है वो खा रही है। सुवालाल जी, आप मेघालय में रहते हैं, ये मैंने एक हिल नाम बोला, जेंटिया हिल, जो मेघालय का है, मेघालय बेसिन के नाम से वहां पे एक कंपनी है, मेघालय बेसिन मैनेजर एजेंसी के नाम से है। तो ये हल्दी का करेंगे। हम कह रहे हैं कि छोटी छोटी यूनिट हल्दी की लगा दो जेंटिया हिल पे, एक आदमी लगाएगा ये मेघालय बेसिन वाला। इससे अच्छा ये कह रहे हैं कि खेत से एपीओ वाला हमें लाके दे दो, बस हम आपको स्किल दे देते हैं बोने की, हम आपको टेक्नोलॉजी दे देते हैं, हम आपको और कोई सहायता हो तो दे देंगे। यही हमारे किसान बिलों में था पहले, तो जिसको अब ये धरती पे वापस उतारने वाला काम हो रहा है। तो आप इसमें इनपुट क्या देना चाहेंगे सुवालाल जी? कोई बात आप रखना पाए, मेघालय में है, इसको आप वहां देख करके कभी हमें शेयर भी करना, अभी आपके ध्यान में कोई बात आए तो बताओ। सुवालाल जी, मुझे सुना आप? डॉक्टर सुवालाल जी,
नहीं हो तो मैं आगे किसी को ले और साथी को ले। सोलाल जी आप सुन पा रहे हो तो माइक खोलें और अपनी बात को रखें, फिर कहीं बिजी है तो बात अलग है। चलो फूल कुमार जी आप इंटरवेन कर लो, दोबारा वापस आ जाना कि ये एरा फ्रांस में भी कोई ऐसी आइडियोलॉजी हो कि हॉर्टिकल्चर को एक जैसे नमक टाटा ने लिया, मतलब ये बीच के कौन से रास्ते हैं? ये एफपीओ और एफपीसी ये है ऑर्गेनाइजेशन को भी करें तो या तो हम सभी किसानों को कहें भाई एफपीओ में जुड़ो, एफपीओ को जुड़े बिना आपका कोई हो ही नहीं सकता। तो क्या क्या करना चाहिए हमें, क्या ज्ञान देना चाहिए काश्तकार को? हाँ जी सर, नमस्कार आप सभी को। और आज तो भीम भैया सर भी आए हुए हैं और काफ़ी जैसे आई थिंक वो भी थे, क्या नाम है, भाई साहब थे जितेंद्र डागर और राजवीर सिंह और रितेश्वर जी भी हैं। तो एनीवे मेन बात ये है सर कि यहाँ तो जो सिस्टम है इनका तो सिस्टम वेल मैनेज्ड है। यहाँ तो छोटा सा फार्मर भी अपने हिसाब से अपनी चीज़ें सेटअप करके इनिशिएटिव उठा के चल सकता है। यहाँ वो वाला करप्शन नहीं है जो हमारे वहाँ एक छोटे से फार्मर को फाइनेंशियल बैकअप पे फेल होने की वजह से वो चीज़ें करने से रोक देता है। क्योंकि वहाँ तो कमीशन बेस्ड सिस्टम अब तो वो बल्कि नॉर्म हो गई है जब से ये सरकार आई है। पहले तो अंडर दी टेबल बोलते थे, अब तो नॉर्म हो चुकी है वहाँ पे। हरियाणा का मुख्यमंत्री तो साफ बोलता है कि हम तो व्यापारी लोग तो करते ही हैं 2 नंबर का काम। तो अब ये वहाँ चीज़ें और ज़्यादा टिपिकल हो गई हैं। और ऊपर से दूसरी मार ये है कि जो समाज में जो ये ओवर एग्रेशन उतार दिया गया है उसके चक्कर में जो सोसाइटी का ध्यान इन चीज़ों की तरफ है ही नहीं शायद। इवन किसान आंदोलन का जो भी इम्पैक्ट था वो भी धीरे धीरे मतलब बहुत कुछ डाइल्यूट होने की उसमें ही जा चुका है, हालांकि अभी बाकी है। मैं फूल कुमार जी मैं आपको वापस ट्रैक में ये ला रहा हूँ कि फ्रांस की एक बार अपने बात हुई कि फ्रांस का काश्तकार जगह जगह अपना लगा रहा, वो हमारा 5% है। इसका जो मैंने डेटा लिया है कि 5% तो हमारा लोकल डोमेस्टिक कंजप्शन हो जाता है, केला है, सेब है, कुछ भी है, बाकी हमें एक्सपोर्ट करना है। फ्रांस के लोग एक्सपोर्ट करने के अंदर क्या आइडियाज रखते हैं? उनका कोई माल तो एक्सपोर्ट होता होगा, क्या वो खेती को क्लस्टर बेस पे कर रहे हैं? क्लस्टर में कर रहे हैं तो किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं तो कैसे वो बाहर भेज रहे हैं? क्योंकि पहले एक बार आपकी हमारी जो डिस्कशन हुई थी सेशन में ही कि भाई लोग जैसे यहाँ भी हैं, यहाँ भी कुछ सब्जियां ला करके ट्रैक्टर की ट्रॉली में या कहीं रख देते हैं एक पॉइंट पर और लोग आते हैं ले जाते हैं। वो लोकल मार्केट कंजप्शन का कंसेप्ट नहीं है। ये फर्म मैंने बोली बड़ी बड़ी फर्म है, एक्सपोर्ट का फंडा है। दुनिया के अंदर 12% सेकंड पोजीशन पे हम दुनिया में फ्रूट के दूसरे से सप्लाई है। 12% दुनिया का फ्रूट हमको लोग दे रहे हैं। तो फ्रांस भी कुछ कर रहा होगा कि इज देयर एनी मॉडल जिसको हम यहाँ कुछ कह सकें हमारे लोगों को भी कि देखो वहां ये हो रही है, हमें ये आप लोग कर रहे हो, इनके हाथ में चोटी दे दी, हमारा एफपीओ दे दिया, वो कलेक्शन करेंगे, तो ऐसे कैसे चलेगा? ये बात हम किस तरीके से किसानों के बीच में ले जाएं, इस लाइन पे आप अपना केंद्रित रखें फूल जी। यहाँ सर क्या है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनके अंदर 3 तरह की लेयर हैं। एक तो सुपरमार्केट की लेयर है जो जैसे ये वॉलमार्ट बोल लो, यहाँ पे इनकी लोकल ओशन और कैरेफूर हैं, वो तो फिर पूरा हाई लेवल कॉर्पोरेट मॉडल है। मिड में इनका जो है फिर ये जो छोटे स्केल के आ जाते हैं वो हैं, और एक है इनका यहाँ पे ओपन मार्केट की मंडी। जो मंडी नहीं कहूँगा उसको, बेसिकली वो एक हाट बाजार कह सकते हो। जैसे दिल्ली में हाट बाजार लगता है, वहाँ पे जो लोकल फार्मर्स लेवल तक के भी अपना अपनी बग्घी में या जिसमें भी साधन है अपना जो भी सब्जी फल वगैरह है रखा, और वहाँ उस प्लेस पे जाके उस मार्केट में वो बेचते हैं। वो वीकली लगती है यहाँ पे, और उसमें वाकई में सस्ता सामान होता है, हर तरीके का सामान होता है, सब्जी फल से लेकर के कपड़े लत्ते तक भी होते हैं उसके अंदर, और सेकंड हैंड आइटम भी होते हैं, वही जो यूज्ड आइटम्स हैं वो भी ले जा सकते हो। तो वो मॉडल है, उसमें हमारे यहाँ नहीं दिखता। चाहे जींद हो, रोहतक हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटीज़ हैं उनमें सब्जी मंडियाँ तो हैं, लेकिन सब्जी मंडियाँ वाला मॉडल जो है वो एक कंट्रोल है स्पेसिफिक सेगमेंट का। वो ये वाला उसमें एक्सेस नहीं है किसी को भी। मैं मेरा कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और मैं जाऊं
मैंने कुछ लगा रखा है, मैंने मोटरसाइकिल पे रखा और मैं ले जाऊं, सिंपली लेट अस से, वो मॉडल नहीं है। लेकिन यहाँ है वो मॉडल कि कोई भी इवन उसको कोई बर्डन की जरूरत नहीं है, बस सीधा अपना सामान उठाओ। वो मिनिमम स्टैंडर्ड चाहिए उनको, वो चीज़ की स्टैंडर्ड की भाई सामान खराब नहीं होना चाहिए और उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। इससे फालतू यहाँ कोई ये नहीं है, उलझन नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सीधा अपना जाते हैं हम वहाँ पे बेच के आ जाते हैं। तो एक तो मॉडल है ये। दूसरा यही है कि बहुत सारे फार्मर्स अपना इंडिविजुअली कर रहे हैं, जो अपना आउटलेट लगा रहे हैं, सबर्ब्स में लगा रहे हैं या सिटीज में लगा रहे हैं। मेरा दोस्त है यहाँ एक, मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, वो सब्जियां भी अपनी खुद उगा रहा है, वो अंडे भी अपने खुद बनाता है, उसका मीट का भी अपना खुद का सेंटर है उसके फार्म पे, और उसने मेन रोड पे वो उसका फार्म है और वहीं पे उसने आउटलेट लगा रखा है। आसपास के जितने भी उसके सबर्ब के गांव हैं या कस्बे हैं, सारे लगभग वहीं से ही अपना ये वाला जो भी सामान है सारा उससे लेके जाते हैं। एक मॉडल ये है। अब हमारे किसान जो है ना ये वाला कल्चर डेवलप कर रहे हैं। पहले बल्कि होता था, हम जब छोटे होते थे गांव में भी हाट होती थी, हाट बाजार गांव में लगते थे, मैंने देखे हैं। लेकिन अब वो सारे शहरों में शिफ्ट कर हो चुके हैं, उसमें हमारी भी कमियां हैं और वो चीज वापस आ जाए। नहीं, एक्सपोर्ट पे आई फूल कुमार जी, एक्सपोर्ट पे आइए। ये जो ये धंधा, ये भारत की खेती के लोगों का माइंडसेट जो गवर्नमेंट का है वो ये है कि हम एक्सपोर्ट को केंद्रित रखेंगे। आदमी भारत का क्या खा रहा है इनकी कोई बहुत मैं बताता हूँ एक्सपोर्ट, जहां तक मुझे लगता है एक्सपोर्ट सिर्फ एक स्पेसिफिक सेगमेंट ही करती है। हम हर एक फार्मर को एक्सपोर्ट में नहीं लेके आ सकते। ये जो लोकल मार्केट में जो अर्बन डिपेंडेंसी से सिटी मार्केट वापस गांव में उतारी जाएगी ना, तभी हमारे किसान को कुछ ज्यादा फायदा होगा। दूसरी बात, एक्सपोर्ट के लिए ही इन्होंने फार्में डाल दी, इन्होंने बता रहा हूँ, मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूँ। लेकिन एक्सपोर्ट स्पेसिफिक लोगों के ही कंट्रोल में रहेगा हमेशा। अब यहाँ पे भी क्या है, यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन का पहले तो बात, इनका मोस्ट ऑफ जो एक्सपोर्ट आइटम अगर हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी इनके जो भी 28-30 कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन में, वहाँ ट्रेड फ्री एरिया है सारा। मैं यहाँ से लाद के ले जाऊँ, फ्रांस में बैठा हूँ मैं चाहे जर्मनी में बेचा हूँ, चाहे मैं इटली में बेचा हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो वो सिंपल मॉडल है। ईयू का आपका कंसेप्ट अलग है, वहाँ ईयू की तरह हमारा मॉडल नहीं है। कोई कागज पत्र आपको लेने की जरूरत नहीं है, कहीं कम आ जाए, कहीं बेचे जो इनकी मोस्ट ऑफ कंजप्शन। और एक और बात, ये एक्सपोर्ट भी अब कंट्री लेवल का सिस्टम देख के नहीं करते, ये यूरोपियन लेवल का सिस्टम देख के करते हैं कि अगर वो चीज यूरोपियन एरिया में कहीं पे नहीं है, तब वो एशिया या अफ्रीका या लेट्स से कहीं से भी बाहर से लेंगे। तो इनका ये मॉडल रहता है। और चलो ठीक है, आप वाली बात मैं समझ गया कि वहाँ ईयू का फंडा है। सुरेश जी, आप इसमें क्या इनपुट देना चाहेंगे? आप इस बात पे आएंगे भाई, ये कह रहे हैं कि भाई आप माल खराब कर देते हो, केला पैदा किया 40% का आपने कचरा कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, इन फर्मों को हमने डाल दिया, आप ऑर्गेनाइजेशन कर दो तो हम कुछ 5% तो यहाँ के डोमेस्टिक में बांट देंगे, बाकी हम जो है माल बाहर भेज देंगे। इस सारे फंडे के अंदर किसान को क्या हो रहा? किसान एपीओ एपीसी बना करके ये भागदौड़ करता रहे और कोई एमएसपी वगैरह दूसरा इस पे कोई बात नहीं होनी। सिर्फ फर्म को दे दी, उनको फंड दे दिया, तुम जानो, और ये क्लस्टर जाने 50,000 हेक्टर ये जमीन दे दी तुम्हें, इतना पैसा दे दिया, 4 साल के लिए तुम करो, और इन लोगों से आप करो। इंडिविजुअल काश्तकार को छेड़ना नहीं चाहती गवर्नमेंट, इंडिविजुअली जोड़ना ही नहीं चाहती। वो कहते हैं कि भाई ये मॉडल ही नहीं है, ये जो इंडिविजुअल काश्तकार का मॉडल है ना, ये 600 रुपए ले लो और मस्त रहो। ये जो तुम्हारा 6,000 वाला फंडा है, 500 रुपए महीने के हैं, वो ले लो और मस्त रहो, इससे ज्यादा हम किसान को छेड़ना नहीं चाहते। आप इस लाइन में आइए तो क्या करें, हम लोगों को कहें भाई सारे लाइन में खड़े हो जाओ, एपीओ बना लो, एपीसी बना लो, और इस तरीके से जुड़ लो, इनसे इंटरलिंक हो जाओ। ये लोग अपने आप एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट में कुछ बचेगा तो आपको भी दे देंगे। उसके कोई नियम कानून नहीं है, कंपनी कितना कमाएगी उसको पूरा का पूरा बिड का मतलब ठेका हो गया। उसको तो जमीन दे दी, चीज दे दी, तू चाहे जितना बेच, ओपन मार्केट है तेरा, खुला मार्केट है। अब किसान कहाँ फिर हुआ? हम एपीओ की लाइन में खड़े कर दें, हम किसानों को सबको ये अवेयरनेस कर दें, आप भी लगे हुए, मैं भी लगा हुआ, सब लगे हुए हैं, हम यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब इस लाइन पे लगे हुए हैं, हम किसानों का उत्थान करें। हम इन सबको एपीओ बना दें या एपीसी बना दें, तो क्या ये इस लाइन में खड़े होने से इनको 2 रुपए मिलेंगे? मुझे तो ऐसा इसमें कुछ शंका लगता है कि ये लोग इस तरीके से जमीन कब्जा, ठेका दिया, सरकार को चंदा वो जो भी आ गया उसका वो टैक्स आ गया,
उसमें क्या होगा, इसमें क्या इनपुट देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए हम लोगों को इसमें? सुरेश जी। हनुमान राम जी नमस्कार, और बाकी सब हाँ जी। उनको नमस्कार। सर आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक तो हर बार ही होता है, इस बार तो बहुत ही अच्छा है। ये आपके क्वेश्चन में तकरीबन जवाब आप लोगों के ही हैं। सरकार सिर्फ हमारा कुछ, किसान का कुछ नहीं करेगी, कॉर्पोरेट का कर रही है, चाहे वो 5 कंपनियां 10 कंपनियां कुछ भी हैं, और ये करती रहेगी सर। आप आज से नहीं है, आप और आप जैसे मेरे जैसे बहुत आए, मेरे को लगता है कि छोटे से संस्थाओं ने कोई चेंज करवा सकी हो या कोई डेवलपमेंट करवा सके, नहीं कर पाए सर। अब ये मेरे हिसाब से जो है ना, है कई कंट्रीज में है ये, किसान अगर कर सकता है तो एक बल्क होल्डिंग कर सकता है ये। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। जो जितने भी कंसेप्ट आपने 5 कंपनियों ने बताए हैं, किसान को इतना मजबूत होना पड़ेगा, 5 कंपनी खुद बनना पड़ेगा। चाहे घनश्याम जी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कॉर्पोरेट के हिसाब से लगा लो या कॉर्पोरेशन के हिसाब से लगा लो, अगर ऐसा कुछ है तो मेरे को लगता है गुंजाइश, अदरवाइज जमीन की डुगडुगी बने रहेंगे और वो डुगडुगी बनते रहेंगे सर। किसानों को कुछ चाहिएगा, अभी जितनी भी बल्क होल्डिंग है सारे, चाहे वो मैं ग्रेन फूड की है, चाहे हॉर्टिकल्चर की है। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको एफपीसी बनाने में किसी का नहीं रोका, आप लाखों लोग बन जाओ, लेकिन हम उस लेवल पे आ ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक करे, हम नहीं आ पा रहे। आप लाखों लोगों की कंपनी बना दो, सरकार में आपके लिए कोई अलग कानून नहीं है, आप बना सकते हो कंपनी, सारे केले आप बेच सकते हो पूरे भारत में, क्या इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन हमारे किसान इस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारी यूनियन इस दिशा में कुछ प्रयास नहीं कर पा रही है, हमारी सरकारें उन कॉर्पोरेट को सोना चाहती है। ये फंडे ये है जी, दिक्कत भी है, समस्या भी यही है, और इसी समस्या का सरकार या कॉर्पोरेट हमारा फायदा उठा रहे हैं। हम नहीं कर पाएंगे, चाहे आप हालांकि एफपीसी तो सरकार के अंडर है, सरकार कंट्रोल्ड है। मैं कहता हूँ बिना एफपीसी भी अगर कुछ हो जाए तो ये सर मेरे हिसाब से, जो हमने बहुत घूमे, बहुत चक्कर खाए, बहुत धक्के खाए, ग्राउंड में भी काम किया, आप जैसे साथ भी काम किया, हमें नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट डायरेक्ट सरकार को, किसान को कुछ फायदा दे पाएगी या देना चाहती है, बिल्कुल नहीं लगता सर। अगर ऐसा कुछ हो जाए कुछ, हालांकि आप बड़ी बात फिर दोबारा मुंह से निकलेगी, इम्पॉसिबल सा लगता है हमें ये। जितने भी किसान अगर कोई बल्क हैंडलिंग कर सके, बहुत मोटी हैंडलिंग खुद कर सके, तो इसका समाधान है सर, अदरवाइज तो फिर हम वही घूमते रहेंगे। चलो ठीक है, आपने यही बात है कि हम यदि इस दिशा में किसानों को बढ़ाएं तो कोई सेमिनार या इसमें करें। जगत सिंह जी हमारे से जुड़े हुए हैं। जगत सिंह जी, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों को जो अपने बीच में डिस्कशन हुआ है? साथियों ने यही कहा कि भाई किस तरीके से हो, कंपनी के पास तो पूरा सेटअप है, कंपनी तो कह रही है कि मैं उनको स्किल कर दूंगा, एग्रीगेट कर दूंगा, मार्केटिंग कर दूंगा, प्रोसेसिंग कर दूंगा, मेरी ब्रांडिंग कर दूंगा, और वैल्यू एडिशन करके और सप्लाई चेन को मेंटेन करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच दूंगा। मेरे पास सारा साधन है, आप मुझे ठेका दे दीजिए। ठेका हमने दे दिया 5 फर्म को, और 5 ये अंगूर और ये जितने भी हैं इनको दे दिया। 12 की तैयारी है, 55 हम बाद में कर देंगे, बजट वगैरह सब एलोट है। ये ढांचा इंडिया गवर्नमेंट खड़ा कर चुकी है। हम कहाँ क्या सोच सकते हैं, क्या हमारे किसान तक कैसे पहुंच पाए कि किसान को 2 रुपए कैसे मिले? ये बात कहां से पैदा करें, किस लाइन को पकड़ें? जगत बोलिए जगत सिंह जी, आप माइक खोलिए अपना और बात रखिए। मेरी आवाज पहुंच रही है जगत सिंह जी आपके पास? माइक आपका खुला नहीं है, अनम्यूट करे बिना आप बोल नहीं पाएंगे। चलो मैं अब भीम सिंह जी के पास जाऊं। इससे पहले वीरेश जी, आप क्या इनपुट देना चाहेंगे? इसके बाद में हमारे एक टॉपिक और है बैंकों के लोन के बारे में, उसको संक्षेप में मान साहब हैं, वो 12:30 के आसपास हम उसको डिस्कस कर पाएंगे। तो वीरेश जी, आप कोई बात को रखिए, माइक खोलिए और अपनी बात को रखिए। फिर जगत सिंह जी का माइक ऑन नहीं, खुल नहीं पा रहा। जी हनुमान राम जी, सभी हाजरीन को मेरा नमस्कार, और बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग आते हैं, सुनते हैं, कम से कम ये बड़ी बात है। मुद्दा हर बार नया होता ही है,
और इस बार तो और भी चौंकाने वाला मुद्दा है। पिछली बार कोऑपरेटिव को लेके हमने कहा था कि सरकार ने जो 3 कानून वापस किए थे उसके बाद कोऑपरेटिव को लेके आई, लेकिन आज उसका दूसरा प्रमाण हमारे सामने है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो उस 3 कानून में एक कानून होता था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबूत आज हमारे सामने हनुमान राम जी ने रखा है। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि हनुमान राम जी कोई उनका विषय भी नहीं है कि अर्थशास्त्र उनका विषय है, एक उनकी रुचि है। एक रुचि है ये जानने की कि सरकार, जनता, खेती, इकोनॉमी ये सब किस दिशा में जा रहा है। ये जो सरकार के प्रपंच है ये किस लिए है, कभी 3 कानून आते हैं, कभी कोई सहकारिता कानून आता है, कभी कोई कुछ आता है, तो इस सब के पीछे है क्या। ये हनुमान राम जी की कोई रुचि तो है नहीं, कोई शौक है नहीं, समिलता कुछ है नहीं। उनके अंदर एक ज्वाला है, एक अग्नि है ये जानने की कि वास्तव में हो क्या रहा है। वो करते क्या है, वो फॉलो करते हैं संसद को। क्योंकि आदमी सरकार में जो लोग हैं वो कहीं बाहर कितना भी झूठ बोले, पंचायत में जाके कुछ भी कह दें, रैली में कुछ भी बोल दें, लेकिन संसद वो जगह है कि वहाँ वो झूठ नहीं बोल सकते, वहाँ उनको सच बोलना पड़ेगा और सच वहीं से निकल के आता है। तो हनुमान राम जी के पास जो सामग्री है ये उसी संसद से इकट्ठा की हुई सामग्री है कि जहां सच के सिवा कुछ नहीं है। और वो सच जब आता है तो इतना नंगा होता है कि उसके बदन पे कहीं कपड़े नहीं होते, और वही नंगा सच आपके सामने हनुमान राम जी ने यहाँ भी रखा है और इससे पहले भी जो उनकी डिबेट्स होती हैं उनमें भी रखा जाता है। अब इस नंगे सच को कोई, ये तो है नहीं कि इनका इस पे कोई ट्रेडमार्क हो गया, यही जानेंगे। अगर आप लोग भी यू द पीपल हु आर वेल क्वालिफाइड और जो इंटरेस्टेड हैं, जो नेट चलाते हैं, आप लोग भी जाइए। संसद की जो टीवी है, संसद टीवी, उसके रिलेवेंट चैनल्स हैं, उन पे आप जाइए। और कुछ ना करें तो जो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब का चैनल है उसको ही आप फॉलो कर लें। जो फेसबुक पे चैनल है ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का, उसको आप फॉलो कर लें तो आपको बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी। इसके अलावा पिछली डिबेट में मैंने कहा था कि एक रूरल वॉइस चैनल है, हमारे पत्रकार हैं वो पवार साहब, हरबीर सिंह पवार का, उनका चैनल है, वो भी आपको लेटेस्ट सामग्री, कृषि से रिलेटेड क्या योजनाएं हैं, उनका क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि नॉलेज जितना वाइड होगी उतना हम लोगों के पास बोलने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए लोगों को, दूसरों को, वो हमारे पास सामग्री होगी। अब मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा कि ये हो क्यों रहा है, सरकार ये सारे प्रपंच कर क्यों रही है। सरकार को क्या जनता से वास्तव में प्यार नहीं है? क्या ये सरकार कहीं दूसरे उससे आई है उपग्रह से कि जो ये सरकार सारे खिलाफ ही खिलाफ करती है? देखिए, सरकार को सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत है और पैसा आता है राजस्व से। सरकार की हर पॉलिसी, हर नीति वो होती है कि जिससे ज्यादा राजस्व इकट्ठा किया जा सके। और आप समझते हैं कि भारतवर्ष में एग्रीकल्चर का 90% बिजनेस जो है वो बिना टैक्स दिए होता है, खासतौर से प्रोडक्शन। चूंकि एग्रीकल्चर में तो आज से पहले टैक्स ही नहीं था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। वो बात अलग है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं एग्रीकल्चर में जो हम लगाते हैं उस सब पे टैक्स दे के आते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन जो एग्री प्रोड्यूस है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड थी। इस सरकार ने आटे तक भी टैक्स लगा दिया, उससे उसकी इंटेंशन का हमें पता चलता है। इसकी ये चीजें भी क्यों की जा रही हैं, क्यों कंपनी को देना चाह रहे हैं? अगर आप आम उगाते हैं तो आप अपना आम तोड़ के डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच देते हैं, सरकार को क्या मिला? लेकिन जब यही काम कंपनी के थ्रू होगा तो एक एक प्रोडक्ट, एक एक पैकिंग पे मोहर लगेगी और उस मोहर में टैक्स सरकार के पास आएगा। तो सरकार तो इसलिए इसमें इन्वॉल्व है। अब आपको देखना है कि आप सरकार को समझा पाए कि टैक्स से कुछ नहीं होता। आप जो टैक्स ले रहे हैं उसका दूसरा टैक्स यहाँ आ जाता है, आपको हमें चिकित्सा में देना पड़ता है, आपको हमें LIC में देना पड़ता है, दूसरी जगह देना पड़ता है कि जो टैक्स आप ले रहे हैं लौट के आपको वहीं खर्चा करना पड़ता है। थोड़ी सी लग्जरी आपकी हो जाती है, आप कोट महंगा पहन लेते हैं, जूता महंगा पहन लेते हैं, बस इतना आप करेंगे, बाकी सब तो यहीं से आना यहीं जाना है। मैं थोड़ा सा विदेश से इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखो क्या है कि 100 करोड़ रुपए तो इनको मिल जाएंगे सब्सिडी के, और कार्बन क्रेडिट के नाम से इनको मिल जाएंगे, इनको तो पैसे मिलेंगे। हम लोग जो है हम इस बात पे टीके पड़े हैं कि यार ये पैसे किसान को क्यों, घनश्याम जी ने मुद्दा उठाया था कि ये पैसे यहाँ क्यों नहीं दे पा रहे हैं। ये एक महीने के अंदर ये कहते हैं कि आप FPO बन जाओ, तो भाई FPO तो हम बना देंगे,
हम आज इस केंद्रित बिंदु पे हैं कि हम एफपीओ बना देंगे, एफपीसी बना देंगे, सब कर लेंगे, हमारे किसानों को हम आज से ही धंधे लग जाएंगे, लेकिन वो जो कंपनी वाला है वो एफपीओ को देगा क्या, ये गारंटी दे दो, वो एमएसपी है या कोई ऐसा हो। ये मुद्दा जो केंद्रित हम नहीं कर पाए इस आज के सेशन से कि भाई तुम केला मैंने को पैदा किया, तुमने बेचा कैसा किया तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, लेकिन 2 रुपए मेरे पे आने दे, तूने सब्सिडी खा ली और कार्बन क्रेडिट के नाम से कर दिया, जमीन हमारी, मेहनत हमारी, ट्रेडिशनल नॉलेज हमारा, सब कुछ हमारा, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो ये यूनियंस जो है, ये लोग यूनियन के बैठे लोग हैं, ये हमें नहीं मान पा रहे, वो उनका अपना चिंतन हो सकता है, लेकिन हम ही इनको ये कह रहे हैं कि भाई क्यों आप इनको ये करो ना, चैनलाइज करो ना, इस लिंक को बैठाओ ना, हम जो बात कह रहे हैं इस बात को क्यों नहीं केंद्रित कर पा रहे। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये हमारे आपके बोलने से या इस चैनल पे केवल इस जगह पे बात करने से ये मुमकिन नहीं है। जितने ज्यादा लोग एजुकेट हो पाए, जितने ज्यादा लोग इस हकीकत को समझ पाए, वो इसमें सफलता, रास्ता तो वो अपने आप ढूंढ लेंगे, रास्ता तो हो जाएगा, हम आप बता देंगे, और दूसरे चीजें हैं बताने वाली, बहुत कुछ है, देयर टू मच, बट जरूरत तो उस बात की है कि जो वास्तविक पात्र है, जो युवा है किसान का, जरूरत उसको, हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, हम खेत में खेती करने थोड़ा ही जाएंगे, जो युवा इस समय खेती में इन्वॉल्व है या जो इन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, जो वैल्यू एडिशन की प्रोसेस है, जो फूड प्रोसेसिंग है, जो मार्केटिंग है, इसमें हैंड्स तो ये युवा ही हैं। हमें इन युवाओं को ये बताना है कि आप काम दूसरे के लिए ना करो, आप काम अपने लिए करो। और युवा के समझ में जिस दिन ये बात आ जाएगी, बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने कंपनियां खड़ी की है नकल कर करके इनकी, बीच में इन्फोसिस के बराबर में कोई आया, खड़ा हुआ, अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, ऐसे तमाम कहानियां हैं, और वही कहानी यहाँ दोहराई जा सकती है बशर्ते कि युवा तक ये मैसेज एक मुद्दा वीरेश जी मैं और ला रहा हूँ, अब मैं भीम सिंह जी को ले लूं। भीम सिंह जी, मैं आपको इसलिए ला रहा हूँ कि इससे पूरे आधे घंटे के मैंने चैनल पे सुना तो कुछ बातें मैंने बहुत ढंग से नोट की। सक्सेस के पैरामीटर ढूंढ रहे थे, एक राजावत पैनलिस्ट था, वो किसान हितैषी सा लगा, सक्सेस के मायने क्या थे, वो ये चिंतन है, और हम भी उसी लाइन को सोच रहे हैं कि व्हाट मीन बाय सक्सेस। सक्सेस का मतलब एक तो ये हुआ कि कंपनी को बहुत बड़ा नफा हो गया, उसने एक्सपोर्ट कर दिया माल, और मालो माल हो गया, थोड़ा सा हमें किसानों तक भी दे गया, एक सक्सेस तो ये हुई कि बेनिफिट आ गया। एक ये हुआ भाई फार्मर कितने ज्यादा उनकी इनकम बढ़ पाई, जो लोग जो क्लस्टर लिए, जो जमीन लिए बैठे थे, 1000 लोगों का 10,000 लोगों की जमीन आपने कब्जाई है, और एक क्लस्टर बनाया है केले का, अंगूर का या आम का, जिसका साबित, तो उसके अंदर फार्मर का क्या हुआ या कंपनी को नफा हो गया, उसको सक्सेस मानेंगे। तो पैरामीटर क्या है, ये जो कुछ भी सरकारें बढ़ रही है, तो पैरामीटर क्या है, हम किस दिशा में सोच रहे हैं, किसानों का भला या नफा कमाने का भला, नफा कमा के फिर नफा बांट के साइड में हो जाए, एक क्या है, व्हाट मीन बाय दिस सक्सेस, क्या पैरामीटर है इसके, जो क्लस्टर फार्मिंग का जो है क्या वो है। आपने कंपनी को दे दिया, नो डाउट नफा कर सकती है, वो बहुत एक्सपोर्ट कर देगी, आपसे सस्ते में ले लेगी, इनपुट कॉस्ट कर देगी, बहुत कुछ बचत कर देगी, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर फायदा, लॉजिस्टिक में फायदा उठा लेगी, बहुत बड़ा ज्यादा ब्लक में माल जाएगा, नफा भी हो जाएगा। नफे की बात, अपनी बेनिफिट की बात तो आती है, कैपेबिलिटी आ जाएगी, उसमें टेक्नोलॉजी उसके पास है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ जाएगी, किसान साइड में खड़ा देखेगा, सारा केला एक साथ में हो जाएगा, अंगूर एकदम पैकिंग हो जाएगा, सिस्टमेटिक हो जाएगा, सारा हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। सक्सेस किसको कहोगे, क्या फार्मर जो है, जिनकी जमीन ली है, जिन लोगों के अंदर किया उनको, या वो है कि नफे की, व्हाट मीन बाय सक्सेस। यहाँ हम वो सक्सेस के मायने में हमारा जो पैनल, हमारा जो क्या है, ये व्यवस्था, हम क्या सोचते हैं कि क्या मतलब है सक्सेस का, किसान के लिए जाए पैसा तब या नफा हो जाए तब। भीम सिंह जी दैया साहब। थैंक यू हनुमान जी। आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट। हाँ आ रही है। ऐसा है जी, 2 चीजें हैं, एक है नीति, एक है नियत। नीति इज ओके बट नियत इज फॉल्टी। हेलो बोलिए, आवाज आ रही है सर, आ रही है आवाज, आप बोलिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेटेस्ट एग्जांपल, और अभी मैं बीकानेर से रोहतक रास्ते में हूँ। मैं एक यहाँ कंपनी है, कोल बेस्ड, चाइना बेस्ड कंपनी है, वो कोई गवर्नमेंट की कंपनी आई, उन्होंने कहा भी आपने 10% ग्रीन फ्यूल देना है इसमें, तो वो यहाँ फार्मर के साथ टाई अप कर रहे हैं
कि भी हम आपकी जमीन लेंगे, पर बीघा आपको 8,000 रुपये देंगे, 20 साल के लिए हम आपको लीज पे लेंगे ये। तो मेरे से भी उनका डायलॉग हुआ, मैंने आधा घंटा उनका सिर खपाई करी। मैंने कहा भाई प्रमोटर कौन है? कहते हैं जी हम हैं सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। उस प्रमोटर के बाद मैंने कहा भाई क्या करोगे तुम यहाँ? कहते हैं जी हम ये करेंगे, बैम्बू उगाएंगे, ये उगाएंगे, वो उगाएंगे। मैं ये क्रॉप्स बगैर फ्लड इरिगेशन के नहीं होंगी। और फ्लड इरिगेशन राजस्थान में आप दोगे, जिप्सम रिच सॉइल्स हैं, वो 2 साल में सॉइल के पोर ब्लॉक कर देंगी और ये सॉइल पत्थर बन जाएगी। तो मैंने कहा भाई मुझे अपना एक एमओयू की कॉपी दे दो। दे देंगे साहब। 2 दिन मैंने कॉल किया, उन्होंने फिर मैसेज भेजा कि भाई हमने इतना सिर खपाई कराया, वो फिर भी नहीं माने, ये तो हमारा टाइम वेस्ट है। तो उन्होंने एमओयू की कॉपी नहीं दी मेरे को। तो मैंने कहा भी मैं तो ऐसे जमीन नहीं देता इनको। फिर भी कुछ किसान भाइयों ने दे दी उसको। अब उनको फिक्स दे रहे हैं साल का। जमीन की क्वालिटी क्या जब वो वापस देंगे क्या रहेगी भगवान जाने। अब इसमें सवाल हनुमान राम जी जो बेसिक है ना, किसान जो आपने कहा ना सक्सेस का पैरामीटर, सक्सेस का पैरामीटर वो है जो ग्राउंड पे प्रोड्यूसर है उसका अपलिफ्टमेंट इकोनॉमिकली कितना होया, वो सक्सेस है। लेकिन ये इन कंपनियों का, सरकार के प्रोग्राम का ये पैरामीटर नहीं है। इस क्लस्टर फार्मिंग का प्रॉफिट जब है, अभी जो मेरे कुलीग बोल रहे थे कि भी गांव का यूथ जुड़े, ट्रेंड जुड़े, उनको ट्रेनिंग करो और शुरू से लेकर आखिर तक जो प्रॉफिट हो उसमें एक स्मॉल फार्मर भी 1 एकड़ 2 एकड़ वाला वो भी शेयर होल्डर हो उस प्रॉफिट में, तब तो फायदा है। अदरवाइज मैंने मटेरियल प्रोड्यूस कर दी, कंपनी को दे दी, कंपनी आगे बेच रही है, मेरे को क्या मिला? मेरा तो अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ, मैं तो वहीं बैठ के जहाँ मैं था। तो ये जो क्लस्टर फार्मिंग अप्रोच है ना, अप्रोच इज गुड बट नॉट दिस कॉर्पोरेट्स। क्रिएट योर ओन कंपनीज और A to Z जो भी 2 पैसे 5 पैसे हैं उसका हर प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू हिज लैंड साइज या कंट्रीब्यूशन कितने किलोग्राम करता है उसी में प्रॉफिट में उसका शेयर होएगा। तब तो ये प्रोग्राम है। अदरवाइज तो भाई जो आप कह रहे हो कि भी गवर्नमेंट इज नॉट फॉर द फार्मर्स, इंडस्ट्री के लिए है, ये सच है, आपकी बात सबको पता है। लेकिन मेरे को एक चीज का अफसोस है, हमारे किसान भाई देखिए हर गांव में हर एरिया में 2-4 किसान ऐसे रिच हैं who can provide finances। क्यों नहीं इकट्ठे होगा, अपना काम करते वैल्यू करके खुद एक्सपोर्टर बने। आपके पास यूथ है, ट्रेंड है, सप्लाई चेन वो लाएंगे आपके लिए। हेल्प विद दिस कंपनीज। और बताइए क्या कुछ मतलब कोई क्लैरिफिकेशन? मेन बात ये है दया साहब, मैं गांव में महीने में एक बार गांव में पूरे फुल डे वर्किंग और देता हूं, लाइव टेलीकास्ट भी करता हूं। और आपको पता है वो क्लिप हमने बाड़मेर में भी चलाया और भी मैं अभी 22 तारीख को जयपुर में है, लेबर के साथ हमारा इंटरेक्शन। मुद्दा ये है कि गांव का आदमी अभी तक उस माइंडसेट पे नहीं आ पा रहा भाई। उनको यूं लगता है कि हमारी उनकी ये व्यवस्था समझ में, उनको वो बिल्कुल सबको पता है कि भाई ये चीज में ये सोचते हैं कि सरकार ही कुछ करेगी और सरकार ने क्या किया, किसी के गले में डाल के सो गई। मुद्दा ये है कि सरकार से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं हम लोग। हम सोचते हैं कि एक सरकार नाम की चिड़िया होगी जो हमारा कुछ करेगी। ये जो हमारी सोच है ना, हम हर काम के लिए सरकार की तरफ देखते हैं। अरे सरकार को मारो गोली, अपने यूथ को खड़ा करो और उनको एजुकेशन दो। जो 50-60 के हो गए, 40 के, उनकी सोच नहीं बदल सकते आप। नए यूथ को ट्रेन करो कि भी हमें इस चीज की ट्रेनिंग चाहिए, कहाँ मिलेगी? उनकी फाइनेंसिंग करो, ग्रुप हमारा फाइनेंस करे उनको, वो अपने आगे वैल्यू चेन, एक्सपोर्ट चेन वही बनाए, पैक हाउस बनाए, कोल्ड स्टोरेज बनाए। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। रोहतक के पास गाँव वो लड़का हुआ था, स्ट्रॉबेरी, बेल पेपर वगैरह, कोल्ड स्टोरेज में उसको 6 महीने हो गए, नहीं करी सरकार। बगैर CLU चेंज करे उसका प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा, बैंक नहीं करेगा। तो मैंने कहा भाई तुम कोल्ड हाउस अपना बनाओ। किस चीज का? तो आजकल बेल नहीं बनती, वो बेलिंग करती है मशीन, उनका बना हुआ हाउस। खाली एक AC लगा दो, आपको 15 बाई 20 फुट का कमरा, कोल्ड स्टोर बन गया आपका। नहीं, मैं यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा सर आपको। हाँ। फिलहाल हम यदि मार्केट में उतरते हैं ना, इस इंडस्ट्री के लोगों ने ऑयल जो है हमारा उसमें पाम मिला करके
और इस तरीके से कंपटीशन खड़ा कर दिया कि हमारे गाड़ी का तेल कोई नहीं ले पाएगा। दाल अभी अभी मंगाई है इंडिया गवर्नमेंट ने। मैं एक एक चीज की जब स्टडी करता हूँ तो देखता हूँ कि बड़ी मछली जो नहीं जिंदा रहने देंगे ये लोग। या हमारा माइंड सेट तो कोऑपरेटिव माइंड का है नहीं, उस सिस्टम में आनी भाई लाइफ लाइन है, हमें शुद्ध खाने के बजाय ये जेनेटिक मॉडिफाइड को बीज को लाके यहाँ भारत के लोगों को खिला देंगे, लेकिन यहाँ के ऑर्गेनिक को करके बाहर भेजने के अंदर इनको कंपनियों को डाल देंगे, अच्छे फ्रूट को बाहर सप्लाई कर देंगे। लोकल कंजप्शन दुनिया पूरी 140 करोड़ देशों की कंज्यूमर तो भारत में सबसे ज्यादा है, फिर ये बाहर भेज क्या रहे हैं? कौन से अंगूर भेज रहे हैं, कौन से आम भेज रहे हैं? यहाँ तो है ही नहीं आम किसी के पास। अरे एक सेकंड मेरी सुनिए आप। अब आप हाँ सरसों के तेल का एग्जांपल दिया। आज के दिन पता है कि इसमें पाम ऑयल की जो आपको वो करते हैं हम ब्लेंडिंग, वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, सबको पता है। अरे गांव में 2 कच्ची गाड़ी की लगा दो और गांव के पड़ोस ये सब बातें प्रैक्टिकली नहीं हो पा रही है ना। ये हो जाएगा उस दिन तो मार्केट उठ जाएगा, एवॉइड मार्केट का फंडा आ जाए और हम शुद्ध भोजन खाना शुरू कर दें तो सारा ही ढांचा खत्म हो जाए। एकदम 145 करोड़ लोग भारत में बसते हैं और हम बिल्कुल यो बाहर से माल ला रहे हैं। अरे मेरी सुनो प्लीज लेट मी कंप्लीट। तो आप कह रहे हो ना, मैं अपने गांव का एग्जांपल देता हूँ। 5-6 फैमिली ऐसी हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं हम खुद खड़े होते गांव वालों को बैठ कर समझो। इस तरह के सेमिनार की बजाय लेट अस सेलेक्ट ए विलेज, क्लस्टर ऑफ विलेज, और वहां बैठ के 1 दिन 2 दिन 4 दिन हम समझाएं और उनको ब्लूप्रिंट बना के दे दें कि भाई जेंटलमैन ये तुम्हारी प्रोडक्शन है, ये क्रॉप यहाँ पॉपुलर है, कॉमन है, क्लाइमेटिकली सक्सेसफुल है। तो साहब गाड़ियां खत्म क्यों हो गई? वो तो थी पहले गाड़ियां तो चल, मैं बच्चा था गाड़ी खाता था, वो खत्म क्यों हो गई? कोई नहीं समझ नहीं पा। अपवाद शुरू कोई कर सकता है, नौकरी भाई में से 5 नौकरी करते तो कभी कर सकते हैं। भाई मैं तैयार हूँ ये करवाने को, मेरे को जोड़ो किसी ग्रुप के साथ, ले चलो, मैं हैंडीकैपों पर लेकिन फिर भी चलने को मैं तैयार हूँ। आप इसको ग्राउंड लेवल पर लाओ, वहाँ अपने सेमिनार। उत्साह आपका अच्छा है, हमारा भी है, अच्छी और भी किसान मिल जाएंगे ऐसे उत्साही वाले, लेकिन नीतिगत बात करनी पड़ेगी ना अपने को। भाई साहब पूरी गवर्नमेंट साइंस टेक्नोलॉजी पैसा सब लेके इनको किसानों पर हमला करना चाह रही है। अब उनको एक्सपोर्ट इसलिए करना चाह रहे हैं कि वो फॉरेन करेंसी चाहिए। फॉरेन करेंसी इसलिए डिमांड है, वो अमीरों की डिमांड है, ऊपर के 10% लोग हैं, उनको जो जिंदा रहने की चीजें चाहिए ना वो फॉरेन करेंसी से मिल सकती है। इसलिए दबाव डाल के नहीं सुन रहे, आप मेरे को सुनो। आप ये काम करना बहुत आसान है, आप सरकार की तरफ देखते ही क्यों हो? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग पा रहे हैं किसान। पिछली मीटिंग में भी ये कहा था कि यार अपने खाने के लिए उगाओ बाजरा ज्वार और शहर वालों को खिलाओ जहर, वो 6 महीने में आएंगे। ओ भाई कर पा रहा मेरे को यार तो बाजरा दे भाई, मैं तो इस रेट पे दूंगा ना, कोई ना देता। ये अपने आप नहीं है सर, वो हम कर भी रहे हैं, ये नाकाफी है। वो करो तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है किसान संगठन वो आप जैसे लोगों को क्यों देना पड़ेगा और लोगों को लाभमंद करना पड़ेगा किसानों को। तो ये नॉलेज अब क्या है, सरकार ले रहे हैं क्लस्टर फार्मिंग। ये बता रहा है कि 5 कंपनी को दे दिए कई लाख रुपए, ये क्लस्टर जैसे कंपनी अपने पड़ोस में आई है वही। तो ये काम कर रहे हैं। भी गाँव में जाओ करो, सरकार की तरफ क्यों देखते हो? सरकार की तरफ से मत देखो, सरकार की तरफ मत देखो आप। ना जरूरत ही नहीं है, सरकार तो आपको खाएगी ना अपने आप नहीं है, अपने आप खड़े हो आप। जरूरत नहीं, हमने तो कभी सब्सिडी ली ही नहीं सारी। ये सब्सिडी और सब ठीक है, और सब ठीक है, बढ़िया, आपका आशीर्वाद। ठीक है कर। सर सरकार मेरी जेब में से पैसे निकाल के कंपनी को दे रही है और क्या वो सरकार की तरफ मत देखो, बात ये है। सर आवाज नहीं आ रही, आपका माइक खोलो हनुमान जी, माइक खोलो आप। हाँ ठीक। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि सरकार की जो व्यवस्था है वो हमारे विरोधी है। इसी बात को लेके बैठे हम लोग, हम ये बैठे हैं कि भाई इनको इतना दे रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, ये सारा हो रहा है, इसी के ऊपर हम जागृति खड़ी करने के अंदर टिके हुए हैं कि भाई का क्या मतलब है। 800 करोड़ रुपए उनको दे दोगे। एक PIL का भी फंड आया था, इसी मीटिंग में आया था, जैसे प्रोडक्शन लिंक
इंसेंटिव दे रहे हैं इनको इसको भी लागू करोगे, इसमें अंगूर पैदा जो ज्यादा करेगा उसको हम ये देंगे। तो ये इनके लिए तो सारी सुविधाएं ला रहे हैं, मार्केट भी ला रहे हैं, किसान रेल भी चालू, ये सारी बातें हमारे ध्यान में है। हमारे को हेल्प कम कर रहे हैं और इंडस्ट्री को हेल्प ज्यादा कर रहे हैं, ये हमारे सबके नॉलेज में जितने साथी जुड़े हुए हैं। अब इनमें से हम जो जैसे दया जी ने कहा, एक ठीक है, एक अप्रोच है ये, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है कि हम पूरे भारत के अंदर इस तरह की व्यवस्था खड़ी कर दें। हम इसमें छोटे छोटे लेवल पे हम पैकेज बना सकते हैं, एफपीओ बना सकते हैं, सारा है। एक ये डाल दिया कि बिना इंस्टीट्यूशन के हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंस्टीट्यूशन की लाइन में खड़े हो जाओ, ये भी इनका एक है। ये सारी बातें हमारे सामने है, इसके अंदर भी हमने कुछ खोजना है। इसलिए सुवालाल जी, आप मेघालय से जुड़े हुए हैं, यदि माइक खोल सके हैं तो आपने काफी कुछ सुन लिया, आज किस पे कुछ अपनी बात को रखना पाए, तो फिर प्रदीप जी हुड्डा जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा कि सरकार की बिना वरद हस्त के, हमारी सहायता के हम अपने लोगों को कैसे बचा पाए। ये हमारे मंच का, प्लेटफॉर्म का, हमारे जो प्रयास है वो इस दिशा में, जितने साथी हैं वो इसमें लगे हुए हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर सब जगह लगे हुए हैं। दया जी अपने स्तर पे लगे हुए हैं, डीपी सिंह जी पंचायतों में लगे हुए हैं, घनश्याम जी नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सारे लोग मान साहब कर रहे हैं। तो आप सुवालाल जी कुछ बात कहना चाहें तो ठीक है, वरना मैं सेकंड टॉपिक ले रहा हूं जो मान साहब जुड़े हुए हैं इस बात को लेकर। चलो ठीक है, मान साहब आप अपनी बात को रखिए कि अब सेकंड टॉपिक हमारा ये है कि हमारी वित्त मंत्री जी बाहर गई। हम 6 दिन में जो भी घटनाएं घटित होती है, वित्त मंत्री जी बाहर गई और बाहर जाने के बाद में पता लगा कि बहुत सारे देशों ने बहुत बड़ी उधारी ले ली है। भारत भी इसमें 83% के आसपास पहुंच चुका है, कई देशों में बहुत ज्यादा है। तो हमारे मान साहब को मैंने ये काम सौंपा था जिम्मा के, भाई आप थोड़ा सा, ये हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी है, पूरे इस तंत्र में मेरे सहयोगी के रूप में काम करते हैं, बीजीपी थे। तो मान साहब आप अपनी बात को रखिए। हाँ, धन्यवाद साहब। थोड़ा सा ये भी आपका क्लस्टर फार्मिंग का सुना, बड़ा अच्छा टॉपिक रहा इसमें। मैं क्या आज कोई एनआर मार्ट खुला था नया पड़ोस में, वहां जाना पड़ गया, उनका उद्घाटन था, कोई कटारिया से मंत्री आए हुए थे तो अब आ गए। तो ये चलो आपने ना कोई, हाँ आप रख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि अपने फाइनेंस मंत्री सीतारमण जी अभी वाशिंगटन डीसी गई हुई थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मीटिंग में उन्होंने कहा है अपने कि सब बहुत से देशों ने अपने ऊपर बहुत कर्ज हो गया, मतलब पूरी दुनिया कर्ज में डूबी हुई एक तरह से। तो उसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट बताया कि इसको हम ऐसी कुछ चीजें करें जिससे सबका कर्ज से मुक्ति हो, या इसमें कुछ सुधार हो, रिस्ट्रक्चरिंग हो कर्ज का, और उसमें रीथिंकिंग करें, हम दोबारा सोचें कई चीजों की। उन्होंने इसमें किया, तो कई लोगों ने वहां पे अपने विचार रखे, कई संगोष्ठियां भी हुई, अपने संसद में भी इस पे विचार हुआ, और पहले भी कई लोग इस पे विचार कर चुके हैं। तो इसी संबंध में कई गोष्ठियां हुई, इसके आधार पे कहते हैं कि जो अपने आस पड़ोस के देश हैं, जैसे भारत के पास के लेते हैं, उनका जीडीपी से रेशो जो होता है, ऋण लिया हमने, और भारत की या अपना जितना उत्पादन है उससे उसका खर्चा कितना है, एक तो उसकी परसेंटेज निकालते हैं, एक उससे रेशियो लेते हैं। तो रेशियो में ज्यादातर जो अपने पड़ोस के देश हैं, जैसे इसके लिए हम कहें कि जो रेशियो ये होना चाहिए नॉर्मल में 77-60 से ऊपर, मतलब 80 से कम होना चाहिए, वो उसको ठीक माना जाता है कि ये इतना कर्ज तो ले सकते हैं जितना अपना उत्पादन हुआ जीडीपी में, उसकी लागत, उसका वैल्यूएशन करते हैं, जीडीपी मानते हैं। तो 70 के आसपास है वो तो सही माना जाता है। जो ही 70 से ऊपर प्रतिशत जाता है तो वो खराब माना जाता है, कर्ज ज्यादा ले रखा हमने। तो कई देश ऐसे हैं जिनका, जापान का तो 262 है, 262% का, मतलब बहुत, वो उसने बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ पूरा देश, जापान जैसे देश है। उसी तरह सिंगापुर का 160% है, भूटान का 132%, मालदीव का 125% है, श्रीलंका का 103, भारत का 83% आया है। लेकिन मैं बताता हूँ कि 1.5 साल पहले भारत का 88% हो गया था, क्यों? उसका कारण था कोरोना की वजह से जो है परसेंटेज ज्यादा बढ़ गया था, अब 83 के आसपास है। लेकिन बता दें कि कोई भी सरकार है, दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं जो कर्ज नहीं लेता हो, यानी अमेरिका जैसा देश भी कर्ज में डूबा हुआ है, उसके ऊपर भी 120% के आसपास कर्ज है, और उसके अभी, हाँ जी भाई, व्हाट वी शुड डू, ये कौन क्या हो रहा है उसको आप बता रहा हूँ। हाँ, ये बता रहा हूँ कि अपने जो ग्लोबल डेट क्राइसिस है, यानी पूरी दुनिया में जो कर्ज में डूबी हुई दुनिया, उसमें कौन सा देश कितना डूबा हुआ है, इसका क्या कारण है, और चाइना मतलब किस तरह से
चाइना ने किस किस को कर्ज देकर क्या क्या उनके साथ गुल खिलाए हैं, वो भी थोड़ा बता देता हूँ। और क्या सुधार करना चाहिए, उसके क्या उपाय हो सकते हैं वो करें। क्योंकि जो कर्ज है, जैसे भारत के ऊपर 147 लाख करोड़ तो अपना इंटरनल कर्जा है और 5.5 लाख जो है एक्सटर्नल मतलब बाहर विदेशों का कर्जा है। तो एक आदमी पे तो 1 लाख से ज्यादा कर्जा आ रहा है, तो कौन चुकाएगा? सरकार कब चुकाएगी? वो सरकार तो कर्ज को चुकाने के लिए उसके ब्याज आता है, ब्याज के लिए भी कर्ज ले रही है। मतलब इस साल का जैसे बजट है 45 लाख करोड़ का बजट पास किया सरकार, केंद्र सरकार ने, उसमें से जो 17.5 लाख करोड़ का तो वो उधार लेके काम चलाएगी उससे, क्योंकि अपनी जो इनकम है वो 27.5 लाख करोड़ है। तो उस इनकम से तो काम चलता नहीं। पूरे 45 लाख जो खर्चा का बजट बनाया, कितना हमें खर्चा लगेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो उसमें 10 लाख करोड़ तो हालांकि उन्होंने रोड के लिए कैपिटल का खर्चा दिया है, बाकी रेवेन्यू में खर्चा जाएगा। तो मुख्य बात यह है कि जो कर्जा डूब रहा है उसमें हम एक तो जैसे ब्याज ज्यादा बढ़ा दोगे कर्जा बढ़ेगा, ज्यादा ब्याज दे रहे हो लोन पे, एक पुराना लोन लेते रहोगे उसमें जो खर्चा करते हो, जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में हेल्थ के लिए खर्चा करना पड़ा, इनकम तो है नहीं उससे। सरकारें मतलब कुछ खर्चे ऐसे करती हैं जिसकी इनकम तो होती नहीं यार, खर्चा होता रहता है। इतना बड़ा आपने हाईवे बना दिया, रोड, उस पर गरीब आदमी जाता नहीं। अब ये जैसे ट्रेन चल रही है अपनी सुपर स्पीड 300 किलोमीटर से दौड़ेगी, कोई बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, तो उस पे तो 1% लोग के काम आएगी जो बहुत धनवान है, जितना किराया वसूल मतलब उसको सहन कर सकते हैं। आम आदमी तो उसमें बैठ ही नहीं सकता, तो उसके लिए तो कोई खर्चा काम ही नहीं आया। तो वो कर्जा जो लेके हमने जो हमारी सरकार ने खर्चा कर दिया उस पे, इतने हाईवे बना दिए जिसपे गरीब आदमी चल नहीं सकता, स्कूटर तो उसमें अलाउ नहीं चलना। तो जो आदमी स्कूटर रखता है गरीबी से नीचे है, यानी आज भारत देश के भी समझो आप 80% से लोग नीचे हैं, वो कर्जा उनके काम तो आता नहीं। हालांकि टैक्स सबसे लिया जाता है, गरीब आदमियों से ज्यादा टैक्स वसूल करती है गवर्नमेंट और अमीरों से कम लेती है, और सुविधाएं अमीर को ज्यादा दे रही है, गरीबों को कम दे रही है। तो इसके लिए सरकार भी कुछ उपाय करी है, मोरेटोरियम देती है, जैसे स्थगित कर देती है कि आपकी जो मान लो पर्सनल किसी ने लोन ले रखा है जैसे कोरोना के अंदर कि 1 साल तक आपकी किस्तें हम नहीं लेंगे और उस पे ब्याज भी कम कर देंगे। कुछ किया कुछ नहीं किया वो अलग बात है। इसी तरह से हमारे पूरी दुनिया के 42% से ज्यादा देश ऐसे हैं ऐसे जो कर्जे में डूबे हैं, उनके लिए ब्याज चुकाना मुश्किल हो गया है। तो जिसमें अमेरिका जैसे देश भी हैं, जापान है, दूसरे देश हैं। तो उपाय तो सरकार करे, हम क्या कर सकते हैं? हमें से सरकार टैक्स ले लेती है, टैक्स करती है कि आपको इतना पेंशन देगी, वो देगी, फलाने खुद तो पेंशन ले रहे हैं, जैसे अपने एमएलए एमपी और सरकार उनकी एम्प्लॉयज की पेंशन कम कर रही है। तो ऐसे रेवेन्यू खर्चे कम करे सरकार, तो खुद के खर्चे कम करे तब तो पब्लिक के खर्चे कम होंगे। या टैक्स कम लगाए, लेकिन सरकार कहती है टैक्स नहीं लगाएंगे तो आपका खर्चा नहीं चलेगा। या जो फ्री की चीजें देती है, 5 किलो अनाज बांटती है, बिजली फ्री दे रही है, कहीं कुछ फ्री दे रही है, वो कम करे तभी सुधार होगा ना। कई ऐसी चीजें आप फ्री की बांट दो और ये कर्जा सिर पे कर लो, कर्जा लेके मतलब तेल वो खाना एक तरह से जो कहावत है, तो वो चीजें हैं। आप इसमें पूछो को क्या कर सकते हैं, आप बताओ उपाय, कुछ लोग बताओ क्या। चलो मैं अब मानसा मैं आपको यहीं रोक रहा हूँ। अपने इस पे सवाल क्या ला रहे हैं, हमने ये टॉपिक क्यों रखा, क्यों हमारे किसान के पास में ये ज्ञान भी होना जरूरी है कि हमारा 56% टैक्स जो है इस पूरे सिस्टम का जो है वो गरीब आदमी देता है, 3% ये इंडस्ट्री वाले देते हैं। ये तो हमारे इस टैक्स का ढांचा है। चीन इधर क्या है कि चारों ओर हमारे इसको माल दे करके इसने कब्जा रहा करके, चीन का सिस्टम बिल्कुल अपने आप में अलग है कि ये पैसे देता है, पूरा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कब्जे करता है। अमेरिका रिसोर्स कब्जे करता है, चीन इंफ्रास्ट्रक्चर कब्जे करता है, वहाँ की जमीन और वो जो कुछ भी रोड जैसे बंदरगाह ले लिए, लंका के बंदरगाह काबू कर लिए। अब इन सारे सिस्टम के अंदर भारत का किसान भी खड़ा है, भारत का मजदूर भी खड़ा है, भारत के ऊपर लोन भी है, भारत के अंदर कंपनियों को लूट की छूट भी है। भारत की जो सिस्टम को हमने जिस तरीके से भी समझा, तो ये हमारे ज्ञान में ये चीजें होनी बहुत जरूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम एकदम से ये नहीं कर सकते कि इनका भला कर लेंगे, वैसा भला कर देंगे। ये कंपनियों का मकड़ जाल किस तरीके से हो जा रहा है कि हम 83% कर्जा लेकर के भारत के बैठे, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए हमने इस बार ब्याज चुकाया था। तो हम कैसे क्या करेंगे, आखिर क्या करेंगे? इधर रोजगार नहीं, इन्होंने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जिसका रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, पुलिया बना दिया, वो बना दिया, सारा कर दिया। यानी देश किस दिशा में जा रहा है ये हमारे ज्ञान की चीज है। हम कोई डराने के लिए नहीं खड़े हैं या हम इस बात को लिए लेके नहीं खड़े हैं, लेकिन
आम आदमी की अप्रोच वहां तक भी होनी चाहिए कि मेरा 56% दिया हुआ टैक्स कहाँ गया और कौन यूज गया। 3% वालों ने सब्सिडी ले ली, वापिस उसमें इंसेंटिव ले लिया और लोन खा के भाग गए, एनपीए करवा दिया। ये दुनिया बसी पड़ी है। इस दुनिया में हम एक नहीं हो पा रहे हैं। किसान अपने आप में बिल्कुल ही अलमस्त हो रहा है, जैसे पता नहीं भगवान कर देगा। वो अपनी दुनिया में जी रहा है, पूरी अपने संसार को और ही किस माइंडसेट से जी रहा है। तो माइंडसेट के अंदर कुछ बातें इकोनॉमिक लिटरेसी की भी हमारे दिमाग में आनी जरूरी है। आखिर है कहाँ, किस जगह खड़े हैं और हमें करना क्या है। चीन का ढांचा जो है अपने आप में बहुत यूनिक है। चीन ने बिल्कुल पैसे दे दे करके अपना पूरा करके, ये जो लड़ाई हुए से कुछ भी नहीं है। इनको ओआरओपी रोड बनानी है, वन रोड वन बेल्ट रोड, तो जो वन बेल्ट वन रोड वाला ओआरओपी रोड है उसके अंदर कोई पुड़िया के अंदर टेढ़ा बांका हटता है तो जमीन ले लेता है, लड़ाई छोटी मोटी करता, पार भी देखता मरने दो ऐसे करके। अब इन बातों को क्यों, ये सामरिक बातें इनमें जाए तो ये राजनीति के फंडे में हम फंसना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारे माइंडसेट की एक लड़ाई है। दया जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं हनुमान जी ये कह रहा था, तो एक मान साहब ने कहा ना कि हम क्या कर सकते हैं। 22 वर्ड से मेरे को बहुत हेल्प किया है। आप ये सोचो कि हमने ये करना है और क्यों नहीं कर सकते। सैटेलाइट है गवर्नमेंट के पास, पता है कौन से एकड़ में कौन सी फसल खड़ी है, पूरा एनवायरनमेंट को ग्रीन करता है किसान। आप क्रेडिट कार्ड जो इनको मिलता है इंटरनेशनल एजेंसी से, वो क्लेम क्यों नहीं करते किसान। आप ये जो टैक्स हमने दे दिया नहीं दया जी कार्बन क्रेडिट का फंडा मैं बता दूं। कार्बन क्रेडिट गुजरात के एक आदमी से उठाया और 15 करोड़ रुपए उठाए, इससे हमारी बात हुई। वहां भी इंस्टीट्यूशनल फॉर्म है, इंडिविजुअल काश्तकार को कार्बन क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है। एक कंपनी के बनाइए आप, कंपनी के मार्फत एक जमीन में कार्बन क्रेडिट की फर्म को आप उसमें अपना डेटा दीजिए, वो नापने वाले नापेंगे, फिर आपको मिलेगा। ये उसमें गुजरात वाले ने उठा लिया। तो ये हम एक नहीं हो पा रहे हैं, हमारा माइंडसेट इस लेवल पे नहीं है। वाले हैं बस वो बाईपास ठीक है। सुरेश जी आप क्या सोचते हैं? आप भी काफी सोमपाल शास्त्री जी से मिलते हैं उनसे, आप क्या सोचते हैं कि हम इधर, तो मैंने आपको इकोनॉमिक मॉडल बताया, इधर मैंने एग्रीकल्चर की यूनिटी नहीं होने की बात बताई, इसके अंदर हम कहाँ कौन से पोजीशन पे हम अपनी बात को रख पाते हैं? क्या करना चाहिए एक भारत के किसान के नाते या भारत के एक्टिविस्ट के नाते? एक्टिविस्ट हम एक्ट कर रहे हैं ओनली फॉर लेबर, मजदूर, गरीब किसान, वनरेबल ग्रुप, जो 56% टैक्स देके भी लालायित है पैसे के लिए, 3% वाले अपने हिसाब से कर रहा है। ये जो ढांचा खड़ा हुआ उसमें हम यूनाइट क्यों नहीं है? हम अपनी बात को क्यों नहीं अपनी एक जगह एक मंच पे ला पा रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो हनुमान राम जी यही है कि जिस कृषि की हम बात करते हैं उसकी तरफ हमारा रुझान कितना है। भाई हम लास्ट जनरेशन है जो कृषि को ऑक्युपाई कर रहे हैं, इसके बाद तो हमें लगता नहीं कि लैंड होल्डिंग भी कोई संभाल पाएगा। आज के जो युवा पीढ़ी है, हम जिससे बात करते हैं, जाके देखते हैं गांव में, वो उनकी घोर अरुचि हो चुकी है। अब उसमें या तो भाई केरल वगैरह जो साउथ के स्टेट हैं उनमें जो लोग लगे हैं अपने हिसाब से में लगे हैं, नहीं तो नॉर्थ इंडिया जो कम से कम एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी थी उसका मैक्सिमम जो नॉर्थ इंडिया से होता था पैदा, वो आगे हमें नहीं लगता कि हो पाएगा उस तरीके से। इसमें तो जाहिर है कि कंपनियों का दखल सुनिश्चित है ही है। सरकार ने उस चीज को भाप लिया और भाग पर के क्लस्टर फार्मिंग और ये सब चीजें जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। भाई वीरेश जी डिस्कशन हो चुका है कि इंडिविजुअल खेती सरकार चाहती नहीं। सरकार जो चाह रही है ना वो ये है भाई टैक्स का, जैसे आपने बात ठीक रखी, भाई टैक्स चाहती है सरकार, पैसा लेगी, इससे खेती से आपका कुछ हो रहा है। अब ये इस माइंडसेट से नहीं, जैसे दया जी कह रहे हैं, उस माइंडसेट में हम जा नहीं पा रहे हैं। हम छोटे पैकेज बड़ा ही बना, हमारा माइंडसेट इस लेवल पे नहीं आ पा रहा। मैंने इकोनॉमिक का इसलिए रखा कि देखो आपके पैसों का क्या हाल हो रहा है, कैसे हमने कर्जा ले रखा है, कैसे हमारे बैंकों का हाल है, कैसे बैंकों के अंदर एनपीए होता है। हेयर कट किसान के लिए नहीं होता है, हेयर कट के फंडा में इकोनॉमिक लिटरेसी का बाड़मेर का सेशन हुआ था, उसमें हमने कुछ मुद्दे रुके थे, वहां जगन श्याम जी वहां उपस्थित थे। हेयर कट का फंडा ऐसा है कि आप 100 रुपए की चीज को 97 रुपए माफ करके उसको दे दो, उसके भांजे भतीजे को दे दो, और किसान के लिए कुछ भी नहीं। यानी ये है कि सरकार इस जीव के लिए नहीं है। मैं यही बात हनुमान राम जी कह रहा हूं कि आप, मैं और जितने लोग यहाँ डिबेट में बैठे हैं,
इन सब की रुचि जो इस विषय के प्रति हुई है वो तब हुई जब उन्होंने वास्तविकता को जान लिया। इस वास्तविकता को जब हमारा यूथ जान लेगा तो वो अपने आप इस तरफ डाइवर्ट होगा, वो रास्ते भी खोजेगा। जैसे हम लोग रास्ते खोज रहे हैं, रास्ते तो मौजूद हैं, बताने वाले सब मौजूद हैं, पूछने वाले नहीं हैं। उन पूछने वालों को तैयार करना जरूरी है। वो कैसे तैयार हो, हमारे डिस्कशन का फोकस किसी न किसी डिबेट में या अगली डिबेट में ये होना चाहिए कि ये नॉलेज कैसे उन लाभार्थियों तक जो इसके वास्तव में पात्र है, जिन तक ये चीज जानी चाहिए, वो कौन है। भाई मैं नहीं हूँ, सुरेश नहीं है, लाल जी नहीं है, दूसरे तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। कितने उसमें है कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहेंगे। हम जिनके लिए बोल रहे हैं उनको नॉलेज कराना जरूरी है। जिस दिन उनको नॉलेज हो जाएगी रास्ते अपने आप निकल आएंगे। जरूरत तो उनको उनके अंदर ये इच्छा जागृत करने की है कि ये बिना काम नहीं चलेगा। कोरोना ने हमें पढ़ाया कि खेती बिना काम नहीं चलेगा। आज सारी दुनिया, सारी सरकारें इस बात पे आमादा है कि एग्रीकल्चर एक अकेला रिसोर्स है। और भारतवर्ष की ये खुशनसीबी है कि यहाँ में इंडिविजुअल होल्डिंग्स सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल होल्डिंग्स हैं। और इन इंडिविजुअल होल्डिंग्स वालों को जागृत कर दिया जाएगा, मैक्सिमम हैंड्स होंगे। तो जो हथकरघा या जो भी इसके पहले कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसको हमारे पूर्वज राजनेता जो थे, चाहे महात्मा गांधी थे, चाहे चौधरी चरण सिंह थे, चाहे राम मनोहर लोहिया थे, जिसके लिए जोर देते रहे, वो समय है कि कोई ना कोई हम ऐसा जरिया निकालें कि जो एक्चुअल इसके पात्र हैं उन तक ये नॉलेज पहुंचे। जैसे ही नॉलेज पहुंचेगी वो अपने आप इच्छा उनके अंदर जागृत होगी। सुरेश जी को मैं ले लूं, फिर फूल कुमार जी को फाइनल टच पे लेऊंगा। सुरेश जी, सीधी सादी बात यह है कि हम इस देश के नागरिक हैं, इसी देश में रहना है, यही कानून के पालन करना है, इन्हीं व्यवस्थाओं के अंदर जीना है। हम कोई फाइट या इस तरह की नहीं कर सकते, लेकिन हमारी समझ इतनी मैच्योरफुल होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ जा रही है, क्यों नहीं जा रही, ताकि वोट लेने वाला या हमारे पास आने वाला या हमारे साथ ठगी करने वाले आदमी के दिमाग में ये शंका हो जाए कि ये लोग जानते तो हैं। अब जो भी है कंपनियों के मार्फत जो भी ढांचा खड़ा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, हम कैसे किस तरीके से ये सोचते हैं कि हमारा इकोनॉमिक के मामले में ज्ञान बहुत अधूरा है। पैसे किधर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वी आर जीरो ऑन दैट प्लेटफॉर्म। बैंक के सिस्टम के अंदर हमारे किसान के कहीं नजदीक से बैंक नहीं निकलती सिवाय केसीसी के लोन लेने के। वो बिल्कुल इस बात को जानना ही नहीं चाहता कि क्या है क्या नहीं है। मैंने इस लिटरेसी के चैप्टर को कई बार उठाया, कई मुद्दों पे मैंने कई मंचों पे रुकाया कि तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम कहाँ हो, तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, इस स्थिति को जानना पड़ेगा। ये अवेयरनेस सिस्टम भी, आप भी एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं, आप क्या सोचते हैं इसमें कि हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए, कैसे एक ग्रुप जो है, फूल कुमार जी से मैं विशेष कहूंगा कि आप बाकी काम आप करें या नहीं करें, आप बाहर बैठे हैं, एक इकोनॉमिक लिटरेसी किसान के मार्फत हो जाए, जने जने के दिमाग में ये हो जाए कि कौन कहाँ कितना है। बहुत बड़े बड़े डेटा हैं, इनको कोई ज्यादा जोड़ बाकी करके बताने का कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा जीडीपी होता है और कौन सा क्या होता है, पैसा कहाँ आता है कहाँ जाता है। ये यदि हम कर पाए, हमारे किसान लीडर के दिमाग में कुछ बात आ पाए, तो ये शंका होती है पैसे लेने वाले आदमी से, नेता के भी होती है, कहा इधर आया सब्सिडी भी इनको दे दो, हेयर कट भी इनको दे दो, एनपीए भी इनको दे दो, पीएलआई का इंसेंटिव भी इनको दे दो, और किसान की बात आए तो कंपनी को ठेका दे दो, तुम एफपीओ बना दो। अरे हम तो बना लेंगे एफपीओ बनाने के सिवाय इस देश के नागरिक है, जाएंगे कहाँ, बनाना पड़ेगा जग मार के, हमें तो तुम्हारी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, हमें कुछ लेना है तो लाइन बनानी पड़ेगी, टिकट लेना है तो लाइन में खड़े हो, साइड में खड़े होने वाला को टिकट नहीं मिलता, नहीं मिलेगा सर। तो ये सारी चीजें हमारे जान में है, सारा कुछ है। तो आप क्या सुरेश जी, क्या इस पे क्या कमेंट देना चाहेंगे? हमारा भी जो आपने बात की, इसका सॉल्यूशन तो तकरीबन असंभव सा है, क्योंकि इनकी जो दिया साहब ने कही नीति और नीतियां, नियत और नीति, उनमें फर्क है। मैं नहीं मानता किसी भी एंगल से 1% भी सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं चाहती कि एक फ्रूटफुल ब्याज, फ्रूटफुल पैसा किसी किसान को दिया जाए और उसको यूज कर ले, वो बिल्कुल नहीं चाहती और नहीं देगी। और आज ये तो आप डाटा निकालोगे, मैंने निकाला हुआ, अभी मेरे पास है नहीं, मैं आपको दूंगा। 100% जो है ना आपका किसान, चाहे वो अभी तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में बहुत ज्यादा दबाव हुआ है और सरकार के पास तो बहुत दबाव है। और जहां तक आप अवेयरनेस की बात कर रहे हो, दिया साहब ने बात कही है, ये हमारे बस की बात नहीं है, 40, 50, 60 साल के बस की बात नहीं है। ये
हमारी फिजर चेंज नहीं होगी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि यूथ को अवेयर करो। यूथ के दिमाग में अगर कुछ ये बात आ जाएगी वाकई आपने ऐसे करना है तो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है। बाकी ये तो सर आप तो हमारे से बहुत बड़े भी हो और इतिहास उठा के देख लो, उस दिन से लगे हुए हैं हमारे लिए अब की बार ये होगा, हमारे लिए अब की बार ये होगा, हमारे लिए अब की बार ये होगा। मेरे को लगता है कुछ भी करेगा। दूसरी बात पे जो पहले कहा था कि खुद अगर कुछ कर पाओ, यूरोपियन कंट्रीज हैं कई, वो खुद अगर कर पाओ तो हो सकता है। तो फिर तो ठीक है, हमारे आदमी लगे रहेंगे। इससे बड़ी मोमेंट तो शायद कोई नहीं होगी अभी जो किसान आंदोलन की थी। और ये 5 कंपनी बात कर रहे हैं, बिल्कुल वही पैटर्न है, सेम पैटर्न है। और ये उन्होंने दिया साहब ने तो बल्कि टेक्निकली बता दिया कि ये 5 साल में 10 साल में आपकी जमीन को ऐसे कर देंगे, या तो बंजर हो जाएगी या फिर वो खुद ही कर दिया किसान हार के, और तो उसको खुद ही ले ले आ जैसे उन्होंने दाव में। तो क्या कर पाएगा? चलो प्रदीप जी आप कुछ कहे नहीं, अब बाकी साथियों को भी मैं ले लेता हूँ, फिर फाइनल फूल कुमार जी दे देंगे। हाँ प्रदीप जी। जी धन्यवाद हनुमान राम जी। पहले तो सभी को मेरी नमस्कार। मैं पॉइंट वाइज ही बात करता हूँ। सबसे पहले हनुमान राम जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहली चीज तो सरकार जो हम कह रहे हैं इतना टैक्स का पैसा दे रहे हैं, तो सरकार में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे जैसी भी हो। क्योंकि आखिरी बार हमारी हिस्सेदारी हुई थी तो वो चौधरी चरण सिंह और फिर देवगौड़ा के टाइम कह सकते हैं। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे तो गन्ने का भाव 5 रुपए से सीधा 15 रुपए मिल रहा था, किसान को फायदा हुआ। आज सरकार हमारी है ही नहीं तो हम सोच कहां से सकते हैं। आज सरकार है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स की, इसीलिए आज सिलेंडर जो था वो 3 गुना हो गया, वो 350 का था 1000 का हो गया। तो आज कॉरपोरेट की सरकार है तो हमारी है ही नहीं, तो हमें उनसे उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। अभी फिर बाकी साथियों ने, वीरेश जी ने, जगत जी ने, डॉक्टर भीम सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें भी अपने क्लस्टर बनाने चाहिए। क्लस्टर बना के उसमें क्या हम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब तीनों ही पहलू पे काम करना पड़ेगा, कृषि पे भी, राजनीति पे भी और समाज पे भी। तो सामाजिक जो हमारे अनुभव है, जैसे हनुमान राम जी आपका बहुत बड़ा अनुभव है कृषि क्षेत्र में, और डॉक्टर भीम सिंह जी हैं उनका बहुत बड़ा अनुभव है कृषि रिसर्च में, वो एक अपने टाइम के साइंटिस्ट रहे हैं। तो जो नई वैरायटीज नए बच्चों को वो आगे दे के जा सकते हैं, और उनसे किसी का जो बिल्कुल ठीक कहा कि हम 50, 60 या 70 को नहीं समझा सकते, लेकिन जो युवा पीढ़ी 20-30 साल की आ रही है उनको समझा सकते हैं। उनको हम कैसे आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं, साथ ही साथ आर्थिक के साथ जो हमारी अच्छी वैरायटीज हैं, होमोजेनियस, चाहे B306 कहें या धान की B373 कहें या गन्ने की जो वैरायटीज हैं। इस बीच में GM वाला भी मुद्दा उठा था, उसको भी हम बाईपास मुद्दों से करते हैं कि अपनी अच्छी वैरायटीज, अच्छी खेती, उसको आगे लेके आए। और उन सारी चीजों को जोड़कर जो हम करेंगे तो उससे सरकार का निर्माण भी अच्छा होगा, देश का भी अच्छा होगा, और किसान जो है, किसान एक अच्छी रास्ते पर जा पाएगा, किसान को अपनी फसल का मूल्य मिल पाएगा। अगर बढ़िया खेती होगी तो किसान को भाव भी बढ़िया मिलेगा। तो मेरा तो यही कहना है, बाकी आप सब से जो ज्ञान अर्जित होता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जगत सिंह जी आप कुछ कहना चाहें तो आप जुड़ नहीं पाए हो, कोई बात रखना चाहें तो, बाकी कोई साथी और। अब हमारे पास में 6 और 2 8 मिनट बच रहे हैं। कोई और साथी, सुवालाल जी जुड़ नहीं पाए, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो इनके साथ में। वैसे मंडे को ट्विटर पे हम इसी टॉपिक को लेके ट्विटर पे भी डिस्कस करते हैं, उसमें कुछ अन्य लोग आप भी जुड़ो तो ट्विटर में जुड़ सकते हैं, सुवालाल जी वगैरह जुड़ते हैं हमारे उसमें सामने। और कोई साथी कोई बात रखना चाहे जो भी जुड़े हुए हैं, बाकी मैं फूल कुमार जी को समअप के लिए ले लेता हूँ कोई। तो फूल कुमार जी अब ये बात फाइनलाइज करिए कि हम एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएं यूथ के लिए, इकोनॉमी के बारे में कुछ ज्ञान दें। इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जिससे आदमी के करंट चलता है कि यार मेरा हक कहीं कोई लोग खा रहे हैं, फिर बाद में वो अपना अधिकार के बारे में सोचता है कि भाई ये मेरा एक अधिकार है, ये वास्तव में गड़बड़ है। क्योंकि लोग यूं सोचते हैं कि ये ठीक है, सरकारें हैं, पता नहीं कहां से जेब से पैसे ला रही है, हम उन चीजों के बारे में कोई बहुत ज्यादा दिमाग खपाते नहीं है।
तो क्या करना चाहिए इसके मामले में, क्या एक ब्लूप्रिंट हम बना सकें? सुवालाल जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, फूल कुमार जी वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सुवालाल जी, मैंने आपको काफी बार कहा, बोलिए, आपका माइक नहीं खुला आपका। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ फूल कुमार जी, मैं सुवालाल जी को ले लूं फिर आपको समाप्त करते हैं। हाँ बोलिए। हमें पहले तो वो जो फर्स्ट टॉपिक था टर्मरिक का, जो आपने मेघालय का बताया था। देखिए मेघालय के जो वेस्ट जंतिया हिल्स जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर टर्मरिक की एक अच्छी वैरायटी का होता है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या यही है मेघालय में, चाहे आप क्लस्टर बनाओ या कोई फर्म बनाओ या पे इंडस्ट्रियल लेवल पर वहाँ एस्टेब्लिश करो कोई भी टर्मरिक को लेके, सबसे बड़ी समस्या ये है मेघालय में कि बायर्स नहीं मिलते हैं, खरीदार नहीं मिलते हैं। सेलर्स है वो गांव से लेके दूर तक बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं, और वो फिर मजबूर, जो हाट बाजार लगता है वीकली, जो बाजार लगता है मेघालय और बांग्लादेश के बॉर्डर पर और उधर आसाम और मेघालय बॉर्डर पर, वहां पर भी बाजार लगता है, हाट बाजार, बस उसी पर डिपेंड है, बायर्स आते नहीं है। अब जो आप क्लस्टर बता रहे हो, वहाँ 50,000 हेक्टर लैंड पर ये टर्मरिक का मतलब की फार्मिंग होगी। देखिए वेस्ट जयंतिया हिल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पहले से ही 50 प्राइवेट टर्मरिक पाउडर या उसको ड्राइंग करने वाली प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हुई है। उन यूनिट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उनका एक इंटीग्रेशन नहीं होता है, उनका कोई इक्विपमेंट्स अगर कोई खराब हो जाता है, प्रोसेसिंग यूनिट है, मशीन है, तो फिर वो डिपेंड है गुवाहाटी जाओ। ये तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो बायर्स अवेलेबल नहीं है, और एक वेदर का भी है, वहाँ का जो जिस तरीके का वेदर है उसकी वजह से भी मतलब कि टर्मरिक में पेस्ट की प्रॉब्लम है, बहुत सारा मतलब कि पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट है वो बहुत प्रॉब्लम है, वो पेस्ट कंट्रोल होता नहीं है वहाँ पर। अभी जो ये नया आप बता रहे थे टर्मरिक का जो लगेगा वहाँ पर, मतलब कि 52 करोड़ रुपया वहाँ खर्च होगा, तो वो पेस्ट कंट्रोल का कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि पेस्ट कंट्रोल वहाँ नेचुरली है, वहाँ की इकोलॉजी के हिसाब से है। अगर आप उसको ऑर्गेनिक तरीके से करोगे तो ये और भी ज्यादा कॉस्ट लगने वाली है। तो एक आप पहले बायर्स लाए वहाँ पर, दूसरा वहाँ पर जो पेस्ट कंट्रोल है वो उस पर खर्च करना पड़ेगा, और तीसरा है कि वहाँ जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनका क्या होगा। अगर ये क्लस्टर फार्मिंग शुरू होती है तो फिर जो प्राइवेट 50 प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनका क्या होगा। अब मैं दूसरे टॉपिक पर आता हूँ, जस्ट 2-3 पॉइंट बोलना है। जो आप बता रहे इंटरनेशनल जो डेट है वो बढ़ रहा है, देखिए मेरे नजरिए से, मैं तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाने की वजह से 2-4 पॉइंट्स मेरे पास है। देखिए हर कंट्री में क्या हो रहा है कि मतलब कि एक्सपोर्ट ट्रेड ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, और दूसरा ये हो रहा है कि घर जो डोमेस्टिक लेवल है आप इंटेग्रेटेड और सेंट्रलाइज तरीके से आप मार्केट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तीसरा जो पॉइंट ये है कि आजकल जो अभी दूसरे भी वक्ता बोल रहे थे कि युवा है जो खेती में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर कोई मैनेजमेंट नाम का एक सिस्टम बनाना चाहता है कि मैं मैनेजमेंट सिस्टम रन करूं, मैं सप्लायर सिस्टम, सप्लाई चेन बनाऊं। लेकिन पहले जो गांव में या कस्बों में जो होता था, मतलब कि सप्लाई मैनेजमेंट है, ट्रेड है, मार्केट है, वो एक सेल्फ होता था, मतलब खुद ही प्रोड्यूसर है, खुद ही सप्लायर बनता था और खुद ही मतलब ट्रेडर टाइप से बनता था। आजकल क्या हो रहा है कि एक मैनेजमेंट का फंडा चल रहा है, हर चीज को आप मैनेज करिए, मैनेज का करने का मतलब है सेंट्रलाइज करना होता है। तो इस वजह से क्या है कि प्रोड्यूसर अलग हो गए, बायर्स अलग हो गए, मैनेजर अलग हो गए, ट्रेडर्स अलग हो गए, तो इस वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती है, और इस वजह से जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो ढंग से होता नहीं है, वो सफिशिएंट होता नहीं है। तो ये जो सप्लाई चेन का जो सिस्टम आया है, जो मैनेजमेंट करने का जो सिस्टम आया है, जो ग्लोबल कंपनीज, जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट थोप रहे हैं, इसकी वजह से हो रहा है। तो मेरे पास तो यही आइडिया है, और यही वजह है कि आपका इंटरनेशनल डेट बढ़ता है,
क्योंकि आप मैनेजमेंट करना चाहते हो तो टेक्नोलॉजिकली करोगे, ह्यूमन रिसोर्स बेस पर करोगे तो, और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट करोगे तो आपको बहुत पैसा चाहिए, और पैसा आपको कहाँ से आएगा? आपको लोन ही लेना पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया ही लोन पर चल रही है। इंडिया के पास तो लगभग 20% है जीडीपी का, इंटरनेशनल डेट है वो 20% के लगभग है। थैंक यू हनुमान राम जी। चलो ठीक है शिवालाल जी, फिर मिलेंगे कल ट्विटर पर। हाँ फूल कुमार जी, अब इसके निचोड़ के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे अपने? सर एक तो पहली बात तो ये है कि ये अपना संडे की बजाय सैटरडे का इसको इवेंट को करने की सोचा, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है कि जो मैं किसान यूनियन के अपने साथियों से बात करके उनको हर बार क्या करता हूँ, तो उनका संडे को कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा आ जाता है कि अपने वहाँ का शेड्यूल ऐसा है कि लगभग सारे के सारे जो मोस्ट ऑफ इवेंट होते हैं वो संडे को ही रखते हैं, सामाजिक टाइप के हों चाहे मूवमेंट टाइप के हों। तो सैटरडे को शायद शिफ्ट कर लें तो उसमें चांसेस उनके ज़्यादा हैं, क्योंकि आज सुमन हुड्डा जी को भी आना था और जो राकेश बैंस जी हैं उनको भी आना था, और चरूनी साहब ने भी हाँ कर रखी थी लेकिन नहीं आ पाए क्योंकि वहाँ मंडियों का कुछ दाम दूम का सिस्टम चला हुआ है तो वो वहाँ गए हुए हैं। दूसरा ये है कि किसान आंदोलन 13 महीने किसके दम पे टिक सका वहाँ पे? उनके दम पे टिक सका जो स्पिरिचुअली और जो साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट माइंड के थे, यानी कि सिख। हमने सिर्फ उनको बैक एंड पे सपोर्ट दिया, अदरवाइज हमारा अगर खुद हमने खड़ा किया होता तो हमारा आंदोलन 13 महीने दिन चलता। जब से आर्य समाज डाइल्यूट हुआ है, जब से खेड़ों के कंसेप्ट डाइल्यूट हुए हमारे, और ये जो इम्प्रेशन आ चुका सोसाइटी के अंदर, ये जो भी फंडवाद की बात हो रही है, ये आपको साइकोलॉजिकली सेकंड थर्ड लाइन पे ले जा चुका है। ये जो समस्या है ना हमारे समाज में कि हम ये वीकली मीटिंग करते हैं, बच्चे क्यों नहीं आते, या हम तो बताने को तैयार हैं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, उसकी सारी समस्या यहाँ पे है। इसीलिए जो वो सरजोड़ की बात होती है हम करते हैं अपने ग्रुप में, ये जो बातें साइकोलॉजिकल लेवल की बातें ही हैं, ये तभी ये समझ में आएंगे और तभी लोगों में ये जागरूकता चलेगी कि हमें ये चीज इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाननी क्यों जरूरी है। तो मेरे ख्याल से जब तक उस एंगल पे भी काम नहीं होगा, इकोनॉमी में हम बात करते रहेंगे, मीटिंगें करते रहेंगे, अच्छा है हम इसमें हम 2-4% लोग ही होंगे सोसाइटी के जो ये चीजें कर रहे हैं और अभी यहीं पे 2-4% ही बैठे हैं हम, मान लो। लेकिन अगर हमें मेजोरिटी चाहिए है तो हमें साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल जो फ्रंट्स पे माइंड इंडिपेंडेंट और डिटरमाइंड होने चाहिए, वो चाहिए। नहीं तो बहुत सारे साथी ये जो चला हुआ उसके प्रभाव में यही बोल देते, अरे यार सब ठीक है यार, कहाँ क्या दिक्कत है, तुम लोग काम का चिंता करते हो। अब चिंता का पैमाना देख लीजिए, यहाँ पे इतनी बढ़िया मीटिंग है, इसके अंदर भी 12 लोग हैं इस टाइम पे। नहीं मतलब चलो कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में नहीं आए, लेकिन बाकी क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि जो स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल जो माइंडसेट है ना, वो किसी और के हाथ में कंट्रोल में है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अदरवाइज तो वही बात आ गई, थे तो 13 महीने चल गए, हम होते तो 13 दिन भी नहीं बैठ पाते। थैंक यू। देखो संडे वाली बात तो मैं इसलिए रखता हूँ कि मुझे कुछ एक्सपर्ट लोगों का सानिध्य मिलता है, तो इसलिए संडे मेरे लिए जरूरी है। और मैं यदि वो लोग चाहे ना तो मैं तो राउंड द क्लॉक 24/7 इस संडे के इसको छोड़ के मैं तो फ्री रहता हूँ। हम लोग, हमारा जो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत चैनल है उसके टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर वो कुछ सुन ले, उसमें से मैं नहीं कहता मेरी पूरी बात सुने, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर सवाल खड़े करें तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। जैसे आप लोग मेरे आए तो हम उनके चले जाएं, तो वो भी तो मीटिंग रख सकते हैं ना। इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज है, क्यों जैसे हमने टीम बना रखी है, मान साहब 6 दिन पढ़ते हैं, वीरेश जी 6 दिन पढ़ते हैं, मैं 6 दिन पढ़ता हूँ, हम अपने आपस में फोन पे बात करते हैं। कुछ लोग हमारी प्रॉब्लम है, डॉक्टर अनिल और उन नमिता वगैरह जो भी हमारे साथ जो इंटेलिजेंट जुड़े थे, उनको हम आपके बीच में नहीं ला पा रहे, लेकिन मैं उनकी बातों को कंपाइल करता हूँ। तो वो तो संडे को ही फ्री रहते हैं, सुबह मुझे टाइम दे देते हैं। आपने ये बात, वो चलो ठीक है, ये लोग चाहे ना, ये लोग चाहे ना, यूनियन लोग चाहे हैं तो इनको एक ऐसे वर्कशॉप करनी चाहिए, कम से कम 15 दिन में एक बार तो आ जाए। नहीं और उस चैनल के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं। सर लेट मी टेल यू, उस लेवल का इनका इंटेलेक्ट नहीं है कि ये सेल्फ ड्रिवन, में बहुत बार बोल चुका हूँ
कि अपने अंदर स्पेशल ऐसी सेगमेंट, ऐसी सेल्स डेवलप करो। नहीं, ये इस मामले में सुरेश जी अच्छा कर सकते हैं। इनका मंच भी ये किसी BKU से मंच है इनके है। पास। ये अब बात यहाँ जो BKU वाली हो रही है, वो यहाँ पे बात ये है कि BKU में कहीं पे कोई ऐसी यूनिट नहीं है जो जिसकी ये मीटिंग हम करते हैं वो करें, जबकि ये काम उनका है। देखा जाए तो नहीं, काम तो उनका है, बिल्कुल काम उनका है और उनको बहुत हेल्प है इस काम के। भाई ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ जनता तक पहुंचने में उनको बड़ी हेल्प है। हालांकि चैनल को सब्सक्राइब करके सुनने में भी टाइम नहीं देते हैं ना। सर सुनो, जो BKU चलूनी है वो तो कई बार कह चुकी है कि हाँ हम तैयार हैं अपने कैडर को जैसे आप हो गए वैसे ट्रेन करने के लिए, लेकिन उनका टाइम का तालमेल पता नहीं कब जाके बैठेगा। लेट अस सी, देखते हैं। और BKU टिकट जो है, नहीं, हम तो फूल कुमार जी, मैं तो 22 तारीख को, जैसे मैं हर महीने जाता हूँ ना, तो मैं तो 5 डे वर्किंग करने को भी तैयार हूँ। मेरे पास तो पूरी नेटवर्क है, घनश्याम जी वगैरह, ये कई लोग हैं मेरे पास। लेकिन कोई आदमी बैठे तो सही। आपके हमारे जैसों की दिक्कत नहीं है सर। जो हमारे जो मेन सेगमेंट्स जहाँ पे हम कोशिश करते हैं, हालांकि पॉजिटिव रेस्पॉन्सेज है बहुत सारे, BKU चलूनी जी के भी हैं और लेकिन टाइमिंग नहीं बैठ रही है। सिर्फ की बात ये हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि सैटरडे शायद एक मे भी संडे वाली हम डिस्टर्ब नहीं, जैसे नहीं, ट्विटर पे देखो, ट्विटर पे हम 7/22 पे आते हैं मंडे को, सेम टॉपिक होता है, सेम बात ट्विटर पे करते हैं। ट्विटर पे सब लोग जुड़े हुए आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्विटर 3 घंटे चले तो चले। ट्विटर पे कितने लोग हैं वहाँ पे, कितने लोग आते हैं वहाँ पे ट्विटर पे? कई बार मेरा तो क्या ट्विटर पता नहीं गफलत रहता है, इसलिए मैं 15-20 मिनट बोलता हूँ, उसके बाद में कोई आवाज नहीं आती, इसलिए मैं तो सुन पाता हूँ और मेरे नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ट्विटर पे आप ही अपडेट करते हो क्या उसको भी? नहीं, मैं पहले अपना ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक को रख देता हूँ, फिर लोगों को फ्री हैंड है, फिर वो अपने वे में ही करते हैं, तो रिकॉर्डेड होता है वैसे ट्विटर पे भी रिकॉर्डेड। लेकिन आजकल एक पॉइंट बता दूं, आजकल मंत्रणाएं चल रही हैं दोनों साइड, BKU टिकैत और चलूनी में, कि भाई हाँ कैडर बेस्ड ट्रेनिंग हमें भी अपने सिस्टम में लानी चाहिए। और शायद वो मे भी उनका कुछ सेटअप अभी तक उस हिसाब से नहीं ऑर्गेनाइज हो रहा होगा, बट वो है इस सोच की लाइन पे कि हाँ कुछ ना कुछ इस चीज की भी जरूरत है। देखते हैं, मे भी कोई स्पेशल सेशन करेंगे। आप संडे वाला डिस्टर्ब मत करो, रखो इस तरह की चीज, उनका फिर स्पेशल ठीक है, फिर मिलते हैं अगले, देखो इसी बातों को लेकर के 6 दिनों में क्या घटनाएं होती है। G20 में कुछ ये इधर उधर कर रहे हैं तो G20 को देखेंगे हमारे लिए क्या है उसमें से, और कोई बात आएगी तो उसको सोचेंगे। धन्यवाद आप सभी के आने का। एक लास्ट पॉइंट सर, एक लास्ट पॉइंट एंड होगी शायद, आप बता दो। नहीं कोई नहीं ठीक है, वो आई थिंक आउट ऑफ टॉपिक ही है, सत्यपाल मलिक जी वाले इंटरव्यू की बात थी। एनीवे चलो ठीक है, करो, बोलो फूल कुमार जी, सुन रहे हैं। नहीं, उसमें सोचने की बात ये थी कि जो उन्होंने बोला है, और मेन बात ये है कि अगर उनका इंटरव्यू हमें बहुत कुछ सीखने को कहता है, बस मुझे इतना कहना है। उस इंटरव्यू में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें, हमारा जो प्रोटेस्टेंट नेचर है ना हमारा, हमें उसके हिसाब से जब तक हम चलते तब तक ठीक है। और वही चीज़ सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू में झलकती है कि उनके अंदर जो हमारा जेनेटिकली प्रोटेस्टेंट टाइप का जो नेचर है वो उभरा है, और उस नेचर ने ये चीज़ें आगे रखी हैं। हालांकि वो चीज़ काफ़ी पॉजिटिव है। थैंक यू। हाँ, शुरू में हमें भी कंफ्यूजन था, लेकिन अब लग रहा है कि वो पॉजिटिव है, और मुझे लग रहा है कि हमें एक जयप्रकाश मिलने जा रहा है 2024 में। ये रोल बड़ा प्ले करेगा सतपाल जो है, क्योंकि इसके एक तो लिंक इसके सभी नेताओं से हैं, करीब सब पार्टियों से हैं। तो मुझे ये आज सुबह ही, मैं कल से जब से इसका सुना है वो, मैं एहसास कर रहा हूँ कि हमें 2024 में एक जयप्रकाश मिल रहा है आगे, और ये अच्छा रोल प्ले करेगा, बहुत अच्छा रोल करेगा प्ले। नहीं, मेरे लिए सरप्राइजिंग ये था कि वाकई में ये पॉइंट बहुत गंभीर है कि एक राज्यपाल जिसकी मतलब टेन्योर में 370 हटाई गई है, और उसकी रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी सिर्फ एक PCO तक सीमित कर दी। ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत गंभीर, बेहद गंभीर। ये कहीं ना कहीं उनको टच हुई है कि यार मतलब मैंने इतना बड़ा रिस्क लेकर के वहां पे ये काम किया है, और मेरी सिक्योरिटी में सिर्फ एक PSO, जबकि स्टार्स तक जो उल्टे सीधे बोलते रहते हैं उन तक वो जेड सिक्योरिटी है। और ऐसा आदमी समझ तो ही नहीं वो जब ही गया था, समझ तो ही नहीं वो जब ही गया था जब ये धारा 370 हटाने से पहले उसको वहां से हटा दिया था इन्होंने, तो समझ तो वो तभी गया था।
तो क्या तेरी पूछ नहीं है यहाँ, लेकिन अब धीरे धीरे उसको पता लग गया कि तेरा क्या वजूद है, क्या वजन है, अब उसको क्लियर हो चुकी है बात, और वो बिल्कुल जयप्रकाश वाला रोल प्ले करेगा। मैं कल से इस बात को खूब शिद्दत से देख रहा हूँ। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। चलो भगवान उसकी उम्र लगावे, बचावे उसे राक्षसों के चंगुल से, हम तो यही कहें। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, बाय।